हेलो बच्चों, तो आज आपके साथ लेकर के आए हैं इंग्लिश का महा मैराथन लेक्चर, एकदम से आग लगा देने वाला। और आप आग लगा करके आएंगे कल के एग्जाम में। होल बुक सॉल्यूशन इन ओनली वन शॉट, फ्लमिंगो, विस्तास, ग्रामर प्रैक्टिस, अदर प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इंग्लिश textbook and grammar section for the class 12th MP board 2023, and this is very helpful lecture for you. So ready guys, how is the जोश? हाई है। चलते हैं। वार्म अप क्वेश्चन देखिए, वार्म अप हो जाइए, एकदम से वार्म अप हो जाइए दोस्तों, एकदम से। आवाज आ पा रही है? क्या आवाज आ रही है? बहुत सुंदर। साहिब वाज पैड, कितने रुपये साहिब को मिलते थे दोस्तों? अरे भैया 800 रुपये, साहिब को 800 रुपये मिलते थे। और 800 में ससुरा दुखी था। पहले उसको आजादी थी, पर 800 रुपये जैसे ही मिलना शुरू हुए उसकी आजादी छीन ली उन 800 रुपयों ने। 800 रुपये। अगला देखो दोस्तों, हु इज द राइटर ऑफ माई मदर एट 66? मेरी माँ 66 साल की, उसकी राइटर कौन है दोस्तों? कमला दास। कमला दास, एकदम से कमला दास, एकदम से दोस्तों, एकदम से। द नेम ऑफ रॉयल इन्फेंट, वो ससुरा एकदम से जो चीते को मारने चला था, शेर को मारने चला था, वो छोटा सा बालक जिसका भाग्य तय कर दिया था एक ज्योतिषी ने। उसके असली नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था उसका? एकदम से जबरदस्त नाम था दोस्तों, जंग जंग जिलानी, जंग जंग बहादुर। क्या नाम था? जंग जंग बहादुर। और अगला क्वेश्चन, इंडिगो क्या है? व्हाट इज इंडिगो? फूड, वुलन गुड्स, वॉशिंग मटेरियल, या नन ऑफ दीज? दोस्तों इंडिगो कहते हैं नील को, इंडिगो कहते हैं नील को। तो नील क्या है? नील, इट इज लाइकली टू बी अ वॉशिंग मटेरियल। वॉशिंग मटेरियल दोस्तों, वॉशिंग मटेरियल। एकदम से दोस्तों, एकदम से। अगला देखो, हु वॉज वेरी क्लोज टू बॉस इन जेमिनीज स्टूडियो? जेमिनी के स्टूडियो में बॉस के बहुत क्लोज कौन था? कौन था दोस्तों? सब्बो थे, अपने सब्बो। यू डॉट 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 ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए दोस्तों। शुड नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मस्ट आएगा, मस्ट आएगा। एकदम से सीधे चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। सीधे समरी समझते हैं, एक ही स्लाइड में उड़ा देते हैं चैप्टर को। तब तक आप दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, एकदम से। महाकाल के आशीर्वाद से जम जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए, और अंत तक बने रहिए। अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कल एग्जाम में आग लगाकर ही आएंगे, एकदम से दोस्तों, आग लगाकर ही आएंगे। 101% आपकी कॉपी की जो ज्वाला है उससे पूरी कक्षा धधक रही होगी, और उसका जो टीचर है, जो उसमें सुपरवाइजर लगा होगा, उसकी आंखों में आपकी कॉपी की जो आग है वो एकदम से उसकी आंखों को लहू लुहान कर देगी दोस्तों। इसलिए एकदम से फाड़ करके आना है, कल फाड़ करके आना है दोस्तों। द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज बाई अ फ्रेंच बॉय। एक फ्रांज था लड़का, फ्रेंच था उसका देश, फ्रेंच का एक लड़का था जिसका नाम था फ्रेंच। उसके द्वारा इस स्टोरी को नरेट किया गया है। और फ्रेंच इज अ लेजी बॉय, वो कैसा एक लड़का है? वो एक आलसी लड़का है। जैसे आप सभी आलसी हो, आप सभी लेजी हो। पूरी रात जाग करके दोस्तों, पूरी रात जाग करके और सुबह स्लाइड बना करके, इतना मतलब खाना खाने का समय नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी जब स्टूडियो पर आते हैं हम लोग तो आलस से नहीं बगराते। आलस से, प्रमाद, इनसे बाहर उठिएगा। आ जाइए अपने फॉर्म में, अपने अंदर के एक योद्धा को ललकारिए, अपने अंदर के योद्धा को आवाज दीजिए कि निकलो, यही समय है एग्जाम का, और यही समय है समर भूमि का। अब तैयार हो जाओ अपने हथियार लेकर के। अब कलम की धार कर लो तेज, और समर के बीच में हथियार कर लो तेज। एकदम से दोस्तों फाड़ करके आना है कल। फ्रेंच इज अ लेजी बॉय, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस फ्रेंच लाइक्स टू प्ले एंड इज ऑफ अ सेंसिटिव नेचर। अगर वो लेजी भले ही था, लेकिन उसकी लेजीनेस के बीच भी क्या था कि वो खेलना पसंद करता था, वो खेलना बहुत पसंद करता था, और सेंसिटिव नेचर का था दोस्तों। फर्दर मोर फ्रेंच हेट्स हिज टीचर एम हेमल इन हिज स्कूल एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच।
इतना ही नहीं, वो अपना टीचर उसका जो था एम हेमल, जो टीचर था उसका फ्रेंच भाषा का, जो उसकी मादरी जबान थी, जो उसकी मदर टंग थी, जो उसकी मातृभाषा थी, जो उसकी माँ की जबान थी, और कितने शब्द सुनोगे, एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है। तो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था, अपनी मातृभाषा के बारे में अध्ययन करने में उसको इंटरेस्ट नहीं था, और उसका जो टीचर था फ्रेंच का, उस टीचर को भी वो पसंद नहीं करता था, और वो एम हेमल को लाइक नहीं करता था, बल्कि एम हेमल से हेट करता था। एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। एक दिन वो क्या देखता है, एक दिन जा रहा था एकदम से, तो उसे तो उसकी फ्रेंच भाषा में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन एकदम जब वो एक दिन जा रहा था तो उसने एक ऑर्डर देखा जो कि पब्लिक प्लेस पर पुट था, बुलेटिन बोर्ड पर वो ऑर्डर पुट किया गया था। एन ऑर्डर has come from Berlin after taking over the districts of Alsace and Lorraine in France that the German language rather than the French should be taught in the schools there। थोड़ी ज्यादा वैसे इंग्लिश टंग तो नहीं हो गई। बहरहाल उसने एक ऑर्डर देखा, क्या था ऑर्डर में, बुलेटिन बोर्ड पर जो पुट था उसमें था कि बर्लिन आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलसेक एंड लॉरेन, एलसेक एंड लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट थे, कहाँ के, फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट, और ये अब गुलाम हो चुके थे, और इनमें अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह। एकदम से दोस्तों वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, पूरा का पूरा जो खेला था वो बदल गया, पूरा का पूरा उसका जो माइंड सेट था वो परिवर्तित हो गया, बदल गया एकदम से। वो फ्रेंच को जिसको हेट कर रहा था उसके प्रति प्यार जाग गया उसके मन में, जो टीचर था उससे हेट कर रहा था उस टीचर के प्रति भी प्यार जाग गया, उसकी सारे इमोशन, जो इमोशनलेस बंदा लगता था वो बड़ा इमोशनल हो गया। कई बार ऐसा होता है, कई बार किसी से बिछोड़ते हैं, जब हम उनसे बिछोड़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे रे रे रे, वैसे तो उनको बड़ा भाव नहीं देते, कीमत नहीं देते, उनसे मतलब जिनसे भी आप समझें, ठीक है। अब देखो, then the French should be taught in the schools there. Furthermore, it is the school French teacher M. Hemel's last day. और ये टीचर एम हेमल का भी लास्ट डे था। This teacher has been working there for 40 years. ध्यान रखो दोस्तों, कब से, 40 साल से काम कर रहा था। कौन? टीचर एम हेमल। टीचर एम हेमल। Moreover, the teacher has feeling of patriotism. He is also full of नॉस्टैल्जिया। ये शब्दों के अर्थ याद रखिए, कुछ नॉस्टैल्जिया ये शब्द है, ये शब्द कई बार आपको आ जाते हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं, आपका केवल रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, और रिवीजन के अतिरिक्त भी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको कराई जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी मूव करेंगे। एंड ग्रीफ The village man also attend his last lesson, so as to honor and respect him, the village is regretting, the villagers लिख सकते हो, villagers is regretting, villagers are regretting, या village is regretting and is sad that they didn't learn their mother tongue in their childhood। और क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में अपनी मातृभाषा को सीख नहीं पाया, उसके लिए विलेजर्स जो थे वो पश्चाताप कर रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे। और जाकर के लास्ट जो दिन था वो बहुत इमोशनल दिन था, तो उस दिन वो विलेज के लोग, वो गांव के लोग भी जाकर के पीछे की बेंच पर बैठ करके क्लास अटेंड करते हैं फ्रेंच की, और रिग्रेट करते हैं अपने आप पर कि हमने सीख नहीं पाया। फ्रेंच रिसीव्स अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न्स दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रेंच जो था वो शॉक्ड हो गया जब उसे पता चला कि दिस इज his last lesson in French, ये उसका फ्रेंच में लास्ट लेसन है। He is shocked because he doesn't know French। वो shocked इसलिए था क्योंकि उसको पता चला, क्योंकि उसने अभी तक फ्रेंच को सीखा नहीं था, खुद की भाषा, अपनी मातृभाषा उसको ही नहीं सीखा, इसलिए वो shocked था। Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest arises in him फॉर लर्निंग फ्रेंच। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए एकदम से। क्या था? जिस फ्रेंच के प्रति वो घृणा कर रहा था, उस फ्रेंच के प्रति प्रेम उसके हृदय में एकदम से जागृत हो गया, एकदम से जाग गया। मोरोवर ही पेज केयरफुल अटेंशन एंड लर्न्स एवरीथिंग टॉट ऑन दिस लास्ट डे। यहां तक नहीं, यही नहीं, बल्कि जो लास्ट दिन पढ़ाया गया उस सब को उसने बहुत सिंसियरली, बहुत केयरफुल तरीके से सुना और समझा, जिसको कभी सुनता नहीं था। आगे भी पढ़ा रहे हैं, तब तक लाइक और शेयर ठोक दो, एकदम से लाइक करो वीडियो को, सारे के सारे लोग शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ,
एक एक बच्चे तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए और लगना चाहिए कि महामैराथन में अगर आपको दौड़ा रहे हैं तो आप घोड़े की तरह दौड़ रहे हो, गधे की तरह मत दौड़िए कोई भी, एकदम से घोड़े की तरह दौड़ना है सबको और आग लगा देनी है। एक ही शब्द कहूंगा, आग लगा देनी है, हमेशा जो कहता हूं। आगे देखिएगा, Instantly he develops liking for the teacher M. Hemal, और एकदम से instantly, एकदम से क्षणिक मूवमेंट में, या कह सकते हैं अचानक से, सडनली, क्विकली, उसके अंदर क्या हुआ, एम हेमल जो उसका टीचर था उसके प्रति लाइकिंग का भाव, पहले हेटरेट कर रहा था, पहले उसको हेट कर रहा था, हेटरेट टेंड्स टू लाइकिंग, अब उसको लाइक करने लगा। His feeling of hatred for him suddenly came to an end, और उसकी जो हेटरेट की फीलिंग थी वो एक अंत तक आ गई, सडनली, थोड़ी देर में अंत तक आ गई। और मोर ओवर फ्रेंच डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज टीचर, और अपने टीचर एम हेमल के हार्ड वर्क और उसकी सिंसियरिटी के प्रति क्या हुआ, रिस्पेक्ट भी उसके मन में जाग गई। फ्रेंच इज सैड एंड असेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन। Hemal explains that they all are at fault for lacking eagerness to learn. Furthermore, he also included himself in this fault. He blames himself for lack of sincerity in teaching them. क्या होता है कि फ्रेंच सैड है और असेम्ड है, शर्मिंदा है, फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन, अपने पाठ को न सीखने के लिए, ठीक है। हेमल एक्सप्लेन्स दैट, हेमल क्या एक्सप्लेन करता है कि दे आर एट फॉल्ट फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न, उन्होंने अपनी भाषा नहीं सीखी इसलिए वो अपनी एक फॉल्ट कर बैठे हैं, गलती कर बैठे हैं। फर्दरमोर ही ऑल्सो इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट, और एम हेमल जो टीचर है वो खुद को भी इंक्लूड करता है, वो कहता है कि मैंने भी गलती की है, इसमें गलती मेरी भी है, इसमें गलती मेरी भी है। माता शत्रु पिता बैरी ये न पठन्ति बालकः, और पिता जो होता है गुरु के तुल्य होता है, या कहें गुरु पिता के तुल्य होता है, अगर वो ढंग से पढ़ाएगा नहीं तो गलती उस गुरु की भी है, गलती उस गुरु की भी है। क्या कहता है कि फर्दरमोर ही ऑल्सो इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट, ही डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड He blames himself for lack of sincerity in teaching them, और वो खुद को भी ब्लेम करता है, किसके लिए, lack of sincerity, क्योंकि उसने सिंसियरली तरीके से पढ़ाया नहीं था बच्चों को, वो बच्चों को पढ़ाता नहीं था। कई बार मछली पकड़ने चला जाता था, कई बार कहीं चला गया, कई बार किसी स्पेशल ओकेजन में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चला जाता था, वो भी इन बातों के लिए रिग्रेट करता है, वो अपने बाप को भी इसके लिए दोषी ठहराता है। आगे देखिएगा, देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रियोटिज्म in his praise for the French language. He says that the French language is the most logical and beautiful language in the world. क्या कहा एम हेमल, लास्ट में कहता है उसका उस भाषा के प्रति जो लगाव था वो बिखर बिखर करके सामने आ रहा था, बार बार उसका उस भाषा के प्रति लगाव जो था वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। वो कहता है कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच जो है दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। अब क्या है, इट सीम्स दैट एम हेमल गॉट इमोशन ऑन हिज ओकेजन, फर्दरमोर ही आस्क्ड द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज, और अपने बच्चों से क्लास में कहता है कि तुम्हें अपनी भाषा की रक्षा करनी है, तुम्हें अपनी भाषा की रक्षा करनी है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही कौशूल, कभी बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हमारे ही अर्थात हमारे चित्त का जो अंधकार है वो कभी मिटता नहीं है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर कभी जा नहीं पाते, इसलिए अपनी भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। और जब तक हम अपनी भाषा को सीखते नहीं हैं हम गुलामी की बेड़ियों में बंधे रहते हैं और हम हारते रहते हैं और लोग दूसरे जो हैं हम पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। इसी बात को बताने में ये पाठ जो है अपनी बेजोड़ भूमिका अदा करता है और बेजोड़ प्रयास ये पाठ है उस चीज को बताने का। अब देखो, he says that being close to one's language is a way to escape the clutch of slavery. This language will assist them in attaining freedom from the Germans. The people realize the significance of their mother tongue. Moreover, they feel the reason for their defeats is illiteracy. अब क्या कहता है कि पीपल जो थे, लोग थे, उन्होंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा की सार्थकता, अपनी मातृभाषा की सिग्निफिकेंस को रियलाइज किया। और मोरोवर दे फील द रीजन फॉर देयर डिफीट इज इलिटरेसी, और उनको पता चला
कि उनकी डिफीट का, उनकी हार का कारण इलिटरेसी था, असाक्षरता था, अपनी भाषा को उन्होंने नहीं सीखा, ये कारण था कि वो हार गए। फ्रेंच फील्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन। फ्रेंच फील करता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति से उसकी भाषा को ही हटा दिया जाए। भाषा व्यक्ति के साथ नेचुरली आती है, इट कम्स नेचुरली विथ अ पर्सन। This is because it is something that is natural to person. This means that no matter how hard the opposition may try, they will fail to remove one's language. मानी कि कितना भी प्रयास कर लें लोग, लेकिन वो फेल होंगे किसी एक से उसकी भाषा को हटाने में, क्योंकि भाषा व्यक्ति के हृदय में बसी हुई होती है, उसकी भाषा को उससे अलग कभी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कभी जो पक्षी होते हैं उनसे उनकी उड़ान को अलग नहीं किया जा सकता, जो चहचहाते हैं पक्षी, उनकी चहचहाट को उनसे अलग नहीं किया जा सकता, भाषा को कभी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, कंक्लूजन ऑफ द लेसन, लास्ट लेसन समरी क्या है? The last lesson summary reflects on the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it. ये बताता है कि भाषा का क्या महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में, उसकी मातृभाषा का क्या महत्व है और क्यों और कैसे लोगों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लिए हैं, कोशिश की है कि केवल 2-3 क्वेश्चन लें जो आपके आने में एग्जाम में हो सके कि वो रखे मिल जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रेंच माइंड व्हेन, फ्रेंच कर लोगे, व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। The little French was fearing that the teacher would scold him because he didn't know about participles. वो participles को नहीं जानता था और participles का ही होमवर्क दिया था टीचर एम हेमल ने, तो उसके मन में डर था कि कहीं पार्टिसिपल के क्वेश्चन वो करेगा और हमें डांटेगा, हम बता नहीं पाएंगे। What was French expected to be prepared with that day? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिछली साल के लिए ये क्वेश्चन मरहम था, जिसको कुछ नहीं आता वो ये याद कर ले, और आया था पिछली साल, हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दिया जाए। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे बिकॉज टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। मतलब कि एम हेमल ने कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेगा पार्टिसिपल से, तो फ्रेंच को किससे तैयार करके जाना था? पार्टिसिपल्स तैयार करके जाना था। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुटअप था, क्या लिखा था बुलेटिन बोर्ड पर? अ बैड न्यूज वाज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन कर लोगे, व्हिच हैज स्टेटेड दैट फ्रॉम नाउ ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अलेसेक एंड लॉरेंस। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखो, फ्रेंच था दोस्तों, ऑथर ऑफ द चैप्टर, फ्रांस क्या है? कंट्री ऑफ द ऑथर जर्मन, लैंग्वेज ऑफ जर्मनी एम हेमल, टीचर ऑफ द ऑथर फ्रेंच, ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, अगला देखो, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें इसके दो भाग हैं, दो भाग हैं मित्रों इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? दो कहानी है इसमें, 2 स्टोरीज। फर्स्ट स्टोरी है, एक रैग पिकर बॉय है जिसका नाम है साहेब, उसकी। दूसरी स्टोरी है, एक व्यक्ति है जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसका नाम है मुकेश, उसका नाम है मुकेश। पहले का नाम है साहेब, दूसरे का मुकेश, मुकेश साहेब। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर पिकर्स, पुअर रैग पिकर्स। द रैग पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका, कुछ रैग पिकर्स ढाका से आए थे, उनके प्रति लेखक के इंप्रेशन को दर्शाना चाहती पहली स्टोरी। फर्दरमोर द सेटलमेंट ऑफ द रैग पिकर्स इज इन द एरिया ऑफ सीमनपुरी। सीमनपुरी जो एरिया है, सीमापुरी, माफ कीजिए, सीमापुरी जो एरिया है, सीमापुरी जो एरिया है, इसमें वो सेटल हुए थे, उसमें उनका सेटलमेंट हो गया था। डिस्ट्रक्शन हैज कम in their fields and homes due to the storms. They had come to the big city and in the hope of finding living there. यहाँ पे अपनी आजीविका का साधन ढूंढने के लिए वो बड़ी सिटी में आए थे। However, the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships. They are certainly poor and lack various resources. यानी कि वो वास्तव में बहुत गरीब थे और उनको कई सारी समस्याएं थी। द राइटर वॉच साहेब एवरी मॉर्निंग एज ही स्क्रॉन्स फॉर गोल्ड। स्क्रॉन्स माने सर्च, सर्च
राइटर जो था उसका साहिब से रोज एनकाउंटर होता था। एनकाउंटर का मतलब वो वाला एनकाउंटर नहीं कि धड़ल्ले से गोली मार दी, वो एनकाउंटर नहीं। एनकाउंटर मतलब मीटअप, उसका मीटअप होता था रोज। किससे होता था? गेट टुगेदर होता था। किससे? साहिब से। स्क्रॉन्स फॉर गोल्ड, जो सोने की तलाश करता था। ये सोना वो वाला नहीं है कि 24 कैरेट वाला सोना हो। ये सोना उन बच्चों के लिए सोना क्या है? उन बच्चों के लिए सोना केवल और केवल कुछ एक लोहे की, कुछ एक स्टील की, ऐसी ऐसे सामान जो उनको डले मिल जाएं या पैसे मिल जाएं। पैसे, सोने का मतलब उनके लिए थोड़े बहुत पैसे था। थोड़े बहुत पैसे डले मिल जाएं अगर उनको, किसमें? रैग पिकर्स जो थे उनको कूड़े कचड़े में मिल जाएं, तो वही उनके लिए सोना था। इन द नेबरहुड the means of survival for these rag pickers is the garbage. इन रैग पिकर्स के लिए आजीविका का जो आधार था, जो माध्यम था, वो क्या था? गार्बेज था। गार्बेज था, कूड़ा कचरा। फर्दरमोर फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ वंडरस थिंग, इट इज अ वंडरस थिंग। और बच्चों के लिए आश्चर्यजनक बात हो सकती थी। द चिल्ड्रन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। क्या कह रहा है? कि जो बच्चे थे वो सक्षम थे क्या फाइंड करने में? 1-2 रुपये उसमें से फाइंड कर सकते थे, निकाल सकते थे। अब यहाँ पे कई सारे शब्द में ऐसे बोल रहा हूं, फाइंड कर सकते थे, तो बोलने की दृष्टि से गलत है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश है तो मतलब इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे कई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए अगर मैं इंग्लिश बोलूं, टोटल इंग्लिश अगर इनके लिए बोलो तो उनको टोटल इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। कई सारे इंग्लिश मीडियम के भी ऐसे हैं जिनको भी टोटल इंग्लिश समझ में नहीं आती। इन ऑल टोटल इंग्लिश, थ्रू आउट इंग्लिश बोलो तो कई बार ऐसा बोलना पड़ता है कि फाइंड फाइंड करते थे, है ना, गेट किया, या उसके एनकाउंटर होता था। ऐसा मत समझिए, है ना, कि खाना ईट करो, खाना ईट करो, ईटो खाना तो ऐसा मत समझिए इसको, ठीक है। तो इंग्लिश भी कई प्रकार की, कई सारे लोग हैं तो उसमें आधे बगुला आधे सुआ वाली हालत हो जाती है कई बार। तो फिलहाल सीधे सीधे चलते हैं। फाइंड अ कॉइन टू फ्रॉम इट, दीज पीपल हैव एम्बिशन एंड डिजायर्स। The problem is that they do not know the way to make them possible. There are quite a few things that they are unable to reach. Let a Sahib joins a tea stall where there is a possibility for him to earn 800 rupees and all the meals. वो लोग बड़े परेशान थे। एक बार लेखिका जो हैं अनीस जंग, उनकी मुलाकात उनसे होती है। अनीस जंग की जब मुलाकात होती है तो कुछ बच्चों के साथ में खेल रहा था साहिब, और उन बच्चों पे चप्पलें नहीं थी पहनने को, तो वो चप्पलें लेने के लिए कहती है। तो वो बच्चे कई बार ऐसे ऐसे कारण देते हैं कि वो उनसे कई सारी बातें करती है। फिर स्कूल बनाने की बात करती है कि मैं स्कूल बनाऊंगी। तो एक दिन बच्चा आ जाता है कि तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। तो उसको लगता है कि अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ कह दो इनके लिए झूठे वादे कर दो। हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल होता है कि इन बच्चों के लिए झूठे वादे कर दिए, लेकिन इनके जीवन में कई बार ये बातें इनके मन को कचोट जाती हैं। यही सब बताने का प्रयास किया है। और न जाने कितने झूठे वादे इन बच्चों के लिए हो रहे होंगे सरकारों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा। हाउएवर दिस जॉब हैज डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज फ्रीडम, मतलब कि उसको बाद में टी स्टॉल ज्वाइन कर लिया उसने, 800 रुपये प्रतिमाह उसको मिलने लगे और उसको भोजन भी मिलने लगा ऑल टाइम। और क्या हुआ, लेकिन दिस जॉय हैज डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब खोना, लॉस्ट। उसका फ्रीडम जो था, उसकी स्वतंत्रता जो थी वो खो गई उसकी। लेकिन एज सच देयर कंडीशन इज प्रेटी एंड होपलेस एंड फुल ऑफ मिसरी। ठीक है, अब देखो द सेकेंड पार्ट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ मुकेश। मुकेश की लाइफ को एक्सप्लोर करता है सेकेंड पार्ट। मुकेश इज अ बॉय हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। चूड़ी बनाने वालों की फैमिली से बिलोंग करता है कौन? मुकेश। मुकेश इज अ बॉय दैट बिलोंग्स who belongs to the family of Bengal makers. फिरोजाबाद is famous for its amazing glass blowing industry. फिरोजाबाद शहर जो है वो किसके लिए फेमस है? उसकी अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच को पिघला करके चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए फेमस है। देयर इज एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 चिल्ड्रन इन हिज पर्टिकुलर बिजनेस। उसके पर्टिकुलर उस बिजनेस में 20,000 बच्चे काम करते हैं वहां पे। फर्दरमोर नो वन ओवर देयर understands or respects the law that forbids child labor। और वहां पे चाइल्ड लेबर को, चाइल्ड लेबर जो है वैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है, इस सबको लोग जानते भी नहीं है। मोर ओवर
द लिविंग कंडीशन एज वेल एज द वर्किंग एनवायरमेंट आर बोथ हॉरेंडस, ठीक है। दीज चिल्ड्रन लिव इन ड्रीरी सेल्स, मतलब कि बड़ी उजड़े हुए उनका जो निवास है वो बहुत उजड़ा हुआ सा है, बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में रहते हैं। दे ऑल्सो दे वर क्लोज टू हॉट फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, गरम गरम भट्टियों में काम करते हैं। दिस इज सर्टनली वेरी डेंजरस, इनकी आंखें भी चली जाती हैं, एज इट मेक्स द चिल्ड्रन ब्लाइंड, इनको अंधा बना देता है। व्हेन दे एंटर एडल्टहुड, जब तक ये एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं। फर्दरमोर दी चिल्ड्रन have to deal with have to deal with the pressure of debt. Moreover, they are unable to think of a solution to solve this problem. There is no way for these children to come out of this trap. वो इस जाल में फंस चुकते हैं अपने बचपन में ही, और उनके पास कोई भी सहारा या चारा नहीं होता कि इससे निकल सकें। द पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडिलमैन एंड पॉलिटिशियंस will all hinder their way of progress. The women in the household consider it to be their destiny or fate. जो पुलिसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिडिलमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी ध्यान इन लोगों पर नहीं जाता। और जो वीमन हैं, जो काम करने वाली औरतें जो हैं, वो क्या सोचती हैं, जो काम करने वाली औरतें हैं वो ये सोच लेती हैं, वो कंसीडर कर लेती हैं कि ये उनकी डेस्टिनी है या उनका फेट है, उनका भाग्य ऐसा है। एज ये दुर्भाग्य मानती हैं अपना, एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग दे, ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच का रिजल्ट क्या होता है, दे जस्ट वीमन इन द हाउस होल्ड दे फॉलो द एस्टेब्लिश ट्रेडिशन, और वो जो बनाए गए ट्रेडिशन हैं, जो बनाई गई परंपरा हैं, उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं और ट्रेडिशन की चेन को कभी तोड़ नहीं पाते हैं। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश, लेकिन मुकेश के साथ कुछ डिफरेंट है। मुकेश की जो थॉट प्रोसेस है, मुकेश की जो माइंडसेट है, मुकेश की जो थिंकिंग है, वो थोड़ी डिफरेंट है अपने परिवार से। उसका सारा परिवार बेंगल मेकिंग का काम करता है, उसके घर में सारे लोग बेंगल मेकिंग का काम करते हैं, उसके पिताजी ने उसे यही काम सिखाया है, लेकिन वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोक देयर, वो नहीं चाहता कि उसके पास के जो लोग हैं, फोक माने लोग, फोक माने लोग, उसके लोग यानी उसके आसपास के लोग हैं, उसके लोकल लोग हैं, लोग को कहते हैं लोकल लोकल लोग, फोक, देख रहे हो। देयर दिस इज बिकॉज मुकेश हैज बिग ड्रीम्स, मुकेश के सपने बड़े थे। ही हैज अ डिजायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसकी इच्छा थी मोटर मैकेनिक बनने की इन फ्यूचर। द गैरेज इज फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही लिव्स बट ही हैज द डिटर्मिनेशन टू वॉक, गैरेज दूर था जहां वो रहता था वहां से, लेकिन उसके अंदर दृढ़ संकल्प था गैरेज तक जाने का और गैरेज जाकर के मोटर मैकेनिक का काम सीखने का। इसके बाद आगे का देखते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग समरी गिव्स अस एन एनालिसिस ऑफ द इम्पोवेरिस्ट कंडीशन, यानी कि गरीबी जो होती है बच्चों की, जिसको फेस किया जाता है। मैनी चिल्ड्रंस दैट कंडम देम टू अ लाइफ ऑफ पेन, जो उनको किसकी तरफ अग्रसर करती है? काम करने की तरफ और दर्द भरी जिंदगी जीने के लिए, और पेन, ऑपरेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन, और शिक्षित नहीं होने देती उनको। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? ठीक है, कॉइंस वगैरह, ये आंसर लिखोगे। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? नो, साहिब वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ही उसको 800 रुपये तो पेड किए जा रहे थे। साहिब वाज नॉट, इज है तो साहिब इज करके ही लिखोगे। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, ठीक है ना, बिकॉज कारण क्या है कि he has lost his freedom, उसने अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आजादी को खो दिया है। How is Mukesh attitude different from that of his family? Mukesh attitude is different from that of his family and all the folk people। हाँ, तो क्या है, उसका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है, और बिकॉज all members of his family are attached with Bengal making, but he wants to be a motor mechanic। उसके सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो किससे अटैच्ड हैं?
वो अटैच्ड है किससे, बेंगल मेकिंग के वर्क से, लेकिन वो जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रियली वॉन्ट्स टू डू व्हाट ही लाइक्स। ठीक है, प्रॉब्लम है कोई? आगे देखते हैं। चैप्टर 3 आपका है डीप वाटर। डीप वाटर, गहरा पानी। एक बंदा है और जो इस चैप्टर को लिखता है विलियम डगलस। विलियम दोगला मत पढ़ लेना कोई इसको विलियम डगलस, नाम क्या है, विलियम डगलस है। और शुरू से ही उसकी माँ ने उसके मन में ऐसा डर भर दिया है, कभी उस पे मत जाना, पूल पे मत जाना, और वहां जाकर के बड़ी परेशानी होती है, वहां ये डरावनी जगह है, और पूरा डर भर दिया उसके मन में। और एक बार वो गया तो वो गिर भी गया होता वहां से। और एक बार जब वो गया पूल पे नहाने, मुश्किल से अपने धीरज वगैरह बांध करके, तो जब वहां जाता है तो एक हट्टा कट्टा आदमी आता है, उसको पीछे से धक्का मार के भग जाता है सेंठा। तो वो फिर से बेचारा फिर मरे मरे बच गया, वो मर ही रहा था कि ईश्वर ने बचा लिया उसको। अब तो भाई ऐसी स्थिति आ गई कि अब तो उसको बहुत ज्यादा डर होगा, लेकिन डर के आगे जीत है। उसने कहा कि अब इस डर पर काबू पाना है, अब ये जो डर भरा है इसको कैसे भी करके भगाना है। और उसने ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया, और वो लग गया अपने काम के प्रति, और अपने जो स्विमिंग थी उसको सीखना शुरू किया, एक कोच हायर किया, और जाकर के सबसे बड़ा तैराक बन गया। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। Deep water is about the writer's journey of overcoming the fear of water, which is deeply rooted in him since childhood. The author started fearing water since the age of 4. जब वो 4 साल का था तभी से पानी के प्रति डर उसके मन में भर गया था, पैदा हो गया था। It starts when he was visiting California with his father. और ये कब से शुरू हुआ, जब से उसने कैलिफोर्निया गया अपने पिताजी के साथ, कैलिफोर्निया के पूल में। ही विजिट्स अ बीच, कैलिफोर्निया के बीच में। ही विजिट्स अ बीच वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन एंड स्वीप्स ओवर हिम। जब उसने एक बीच को देखा, वो एक बीच पर गया और वहां पे एक लहर आई और उसने उसको झुका दिया और उसके ऊपर से निकल गई। दिस टेरिफाइज द ऑथर, इसने ऑथर को डरा दिया। Although the father laughs at this knowing it was no danger, उसके पिता थे वो उस पर हंसे और उन्होंने जाना कि ये भाई ज्यादा डेंजर कंडीशन नहीं है, ये तो चलता रहता है। However, this experience terrifies him and develops a fear of water. कुछ भी था लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उसको डरा दिया, वाटर के प्रति या पानी के प्रति उसको थोड़ा सा डरा दिया, डर उसके मन में पैदा कर दिया और फियर ऑफ वाटर, और उसके मन में जो पानी के प्रति डर था उसको पैदा कर दिया। आफ्टर दैट when the author is 11 years old, he experienced another incident which escalates in his fear. जब वो 11 साल का था तब उसके साथ एक और घटना घटी जिसने उसके मन में पानी के प्रति जो डर था उसको और अधिक बढ़ा दिया। He is at a swimming pool in Yakima trying to learn swimming. वो कहाँ था, यकीमा के स्विमिंग पूल में था, और वो यकीमा के स्विमिंग पूल पर गया था। ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, वो सीखना चाह रहा था क्या, स्विमिंग, यानी कि तैराकी का काम सीखना चाह रहा था, तैरना सीखना चाह रहा था। On one fine day a bully decides to pull a dangerous prank, और एक पहलवान जो था उसने डिसाइड किया, उसने सोचा कि प्रैंक किया जाए इसके साथ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि प्रैंक गॉन रॉन्ग, कई बार प्रैंक जब करते हैं तो वो प्रैंक का परिणाम बड़ा बुरा निकलता है। उसने इसके साथ प्रैंक ही किया था उसको धक्का दे करके, लेकिन उसका पूरा जीवन तबाह हो गया होता उसके प्रैंक के चक्कर में। वो मरते मरते बड़े मुश्किल से बचा, उसकी जो सांसें थी कहीं लटकी थी जिन्होंने उनको बचा लिया। क्या होता है कि डेंजरस प्रैंक, बड़ा खतरनाक प्रैंक किया। ही पुश्ड हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल। देखो पूल जो होता है, स्विमिंग पूल, उसके 2 एंड होते हैं, एक होता है लोअर एंड, एक होता है डीप एंड। मतलब कि एक जो होता है कम गहरा होता है
और लास्ट तक जाते 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 ज्यादा गहरा होता जाता है, उसमें सीढ़ियां टाइप की लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्विमिंग पूल है, ये अपना स्विमिंग पूल है मान लीजिए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये बराबर गहराई रहेगी इसकी, उसका ऐसा रहता है सिस्टम, यहाँ थोड़ा कम गहरा, यहाँ ज्यादा गहरा, यहाँ ज्यादा गहरा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, ऐसा ही रहता है। गहराई का जो वितरण है वो इस तरीके का रहता है। तो उसने क्या किया, धक्का दिया और डीप एंड पे फेंक दिया, जाकर के गहराई वाले अंत पर फेंक दिया उसको, और जाकर के डीप एंड ऑफ द पूल विच फ्राइटन्स द ऑथर, जिसने ऑथर को एकदम से डरा दिया, भौचक्का कर दिया। ही रीच 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something। यानी कि वो 9 फीट गहरा चला गया और उसने एकदम से दम तोड़ना शुरू सा कर दिया। और अब देखिए, moreover he yells for help but he starts feeling paralyzed and only his heart was moving now। उसको सहायता की जरूरत थी कि कोई उसकी सहायता करे, कोई उसकी हेल्प करे। अब उसने अपनी पूरी बॉडी को पैरालाइज पाया, उसको लगा कि मेरी पूरी बॉडी जो है उसमें फालिस सी मार गई है, लेकिन बस उसका हार्ट, उसका दिल जो है वो धड़क रहा है, दिल चल रहा है। दस ही गिव्स अप एंड रियलाइज लिखा हिमसेल्फ टू डाई, और उसने गिव अप कर दिया, उसने सोचा कि अब हम बच नहीं सकते, और उसको लगा कि अब हम मरने वाले हैं। बट वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल, हाउएवर द टेरर ही एक्सपीरियंस वाइल ड्रॉनिंग नेवर गोज अवे। मतलब कि बच तो गया था बाद में, लेकिन उसका जो टेरर, उसका जो डर है वो अभी भी नहीं गया, वो बाद में भी डर नहीं गया। और it continues to haunt him for many years and even spoiled his future expectations concerning canoeing, swimming, fishing and more। यानी कि उस डर ने उसके जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव डाला, उसके फ्यूचर पर। क्या? उसकी जो उसकी जो स्विमिंग से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां, एक्टिविटीज होती थी, उनको बड़ा प्रभावित किया। जैसे कैनोइंग जानते हैं ना, गौरी पे चलती है, कायाकिंग, कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग, यानी कि फिशिंग करना भी, इसमें सब में डर उसको पैदा हो गया, उसको लगा कि यार ये सब करना तो फिर कठिन होगा। ही इवन विजिट्स मैरिन लेक्स, कोलंबिया, न्यू हैम्पशायर एंड मोर बट इज नॉट एबल टू एंजॉय इट। उसने विजिट तो की इन लेक्स को, लेकिन वहाँ एंजॉय करने का सक्षम नहीं था वो। 10 ही डिसाइडेड टू ओवरकम दिस फियर बाय हुक और बाय क्रूक। ही एनरोल्स, समझते हैं ना, हुक और बाय क्रूक, ये फ्रेज है, ठीक है ना। आगे देखो, he enrolls himself in a swimming class and tries to learn from the instructor। उसने खुद को एक स्विमिंग क्लास में एनरोल किया और tries to learn, और अब क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, क्या सीखना फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक से सीखना चाह रहा है, प्रशिक्षक से अपना तैराकी सीखने की कोशिश कर रहा है। द इंस्ट्रक्टर teach him many tips and tricks for swimming। He begins with the inhaling and exhaling parts, then he practices it for many weeks। inhaling का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, exhaling का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। पानी में सांस को अंदर लेना, बाहर निकालना, ये सिखाता है, यहां से शुरू करता है। फर्दर he moves on to the kicking the legs on the side of the pool, मतलब कि पूल के साइड में जो है लेग्स को कैसे किक किया जाए ये सिखाता है। फाइनली ही कॉम्बाइंस ऑल हिज विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग, फाइनल मूव पर आ जाता है लास्ट में। ऑल्दो द ऑथर नो हाउ टू स्विम, ठीक है, और यहाँ सीख जाता है ऑथर भी कि कैसे तैरा जाता है। और ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, बट इसके बाद भी उसको डर था पानी के प्रति, क्योंकि भाई बहुत कर रहा, डर बैठ गया था, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब बता रहा है कि 10 in order to get rid of the fear he decided to confront it। यानी कि फियर जो था उसका पानी के प्रति, उसको भगाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए उसने निश्चय किया अब वो कन्फ्रंट करेगा, अब वो उसका सामना करेगा, अब उसका सामना करेगा। he mocks it by thinking what can it really do। consequently he plunges in to the water and to his surprise
his fear goes away. He faced it in many places and at last managed to conquer it. और अंत में कई सारी परिस्थितियों को देखता है, तैरना शुरू करता है, धीमे धीमे पूरा डर चला जाता है, एक बहुत बड़ा तैराक बन जाता है और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना देता है। कंक्लूजन क्या है? To sum up deep water summary, we learn that if we are determined enough and we have the courage, we can overcome any fear that comes our way without letting the fear overpower us. अगर हम निश्चय कर लेते हैं, हमारा दृढ़ निश्चय सच्चा है, हमारा संकल्प अगर सच्चा है, तो दुनिया का कोई भी डर हमको डरा नहीं सकता। दुनिया के किसी भी डर से हम मुक्ति पा सकते हैं और उस पर ओवरकम कर सकते हैं। कई बार जिनका पैर टूटा होता है, उनके भी अंदर अगर दृढ़ निश्चय है तो वो पहाड़ चढ़ जाते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघिते गिरम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो आप अपने आप भी अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखिए। कोई भी मंजिल जो है हमारे संकल्प से बड़ी नहीं होती, हमारे संकल्प से बड़ी कोई मंजिल नहीं। आगे देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? कौन सा मिसएडवेंचर था जिसके बारे में विलियम डगलस बताता है? और हाउ डिड विलियम डगलस अवर्जन टू वाटर बिगिन? उसका जो डर था वाटर के प्रति वो कैसे शुरू हुआ? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला देखिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं, सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हल्का सा एक्सप्लेनेशन और समरी का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लेना, ठीक है? अब क्या है? हाँ, द रेड ट्रैप वाला पार्ट है तुम्हारा। अब है पार्ट तुम्हारा द रेड ट्रैप। क्या है? द रेड ट्रैप पार्ट है, ठीक। सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है, द पोटेंशियल ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमन कनेक्शन टू चेंज इवन द मोस्ट हार्डन्ड एंड distrustful people in the central topic in Selma Lagerlof's The Red Trap. The narrative chronicles the travels of an elderly vagrant who receives a little red trap from a generous and caring hostel owner. सीधे सीधे देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, हल्का सा समझाते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति होता है जो रेड ट्रैपर था, मतलब कि रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने का काम करता था, और पैडलर था, फेरी लगा लगा करके चूहेदानी बेचता था, चूहेदानियों को बेचने का काम करता था। लेकिन एक दिन उसके मन में ये विचार आता है कि ये सारी दुनिया जो है वो रेड ट्रैप ही तो है, ये सारी दुनिया जो है वास्तव में एक चूहेदानी तो है, इसमें धन दौलत और ये सब जो है वो यही तो है, वो मतलब कि वो लोगों को आकर्षित करती है, और लोग जैसे चूहे रेड ट्रैप में फंस जाते हैं उसी प्रकार लोग उसमें फंस जाते हैं और उसमें ही राउंडिंग अगेन एंड अगेन उसमें घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं उसी रेड ट्रैप में फंस करके। सब मोह माया है, ऐसे वाले विचार उसको एक दिन आते हैं। फिर वो विचार कहाँ तक सत्य होते हैं, उसके साथ में कुछ घटनाएं घटती हैं, उनके बारे में बताया गया है इस पार्ट में। द ट्रैम्प रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन लाइफ एंड एक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एनकाउंटर विच फाइनली इंस्पायर्स हिम टू मेक अमेंड्स एंड इम्प्रूव हिमसेल्फ। एक उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जाकर के उसके पिताजी भी थे, वहाँ भी जाकर के चोरी कर लेता है। तो ये सब बातें जो हैं उसके अंदर कई सारे परिवर्तन करती हैं। द अंडरलाइंग मैसेज इज दैट एवरीवन इज अ कैपेबल ऑफ चेंज एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन समवन एल्स लाइफ। कई बार बुरे से बुरे व्यक्ति को अगर सिंपैथी अच्छी दे दी जाए, बुरे से बुरे व्यक्ति को कई बार सुधारा जा सकता है। बड़े से बड़े चोर जो होते हैं उनको कई बार अच्छा व्यवहार कोई कर दे उनके साथ तो वो चोरी करना बंद कर देते हैं। उसी चीज को ये पाठ बड़े अच्छे से दर्शाता है। द रेड ट्रैप समरी देखो। द रेड ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट अ रेड ट्रैप सेलर हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ एज हिज अर्निंग आर वेरी लो। ये स्टोरी जो है एक रेड ट्रैप सेलर यानी कि चूहा दानी बेचने वाले के बारे में बताती है। हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ, जो बहुत ही गरीबी भरी जिंदगी को जी रहा था। एज हिज अर्निंग्स आर वेरी लो, और उसकी जो अर्निंग है, उसकी कमाई है वो बहुत कम है। He has to resort to thievery and
एंड बेगिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि अब वो चोरी करने का सोचता है। ही हैज टू रिसोर्ट टू थीवरी, ठीक है। और he is alone in his he is alone in this whole world and leads a miserable life. he is he is alone in this whole world, वो इस पूरे संसार में अकेला है। and leads a miserable life, एक दुख भरी जिंदगी को जी रहा है। so he starts knitting up various kinds of thoughts, उसने कई प्रकार के विचारों को अपने दिमाग में लाता है। his views are that the world offers us various types of baits in the form of comforts of life। ये संसार जो है, उसके दिमाग में क्या विचार आता है कि संसार जो है कई प्रकार के बेट्स या कई प्रकार के लालचों को हमारे सामने डालता है इन फॉर्म्स ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की सहजता के फॉर्म्स में, रूप में। दिस इन रिटर्न ट्रैप्स अस इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स अप टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिसरीज, और कई सारे दुखों से लोग दो चार होते हैं बाद में। एवरी नाइट द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज नो होम, जो पेडलर था, फेरे वाले था, उसके पास खुद का घर नहीं था, इसलिए वो हर रात को कहीं ना कहीं शेल्टर ढूंढता था। शेल्टर क्या होता है? आश्रय, सहारा, आसरा। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाई एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक बूढ़े किसान के द्वारा एक शाम को उसको आश्रय दिया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी विच ही हैड अर्नड बाई सेलिंग हिज काउज मिल्क, रात को तो उसके साथ में बड़ी चर्चाएं करता रहता है, तुम्हारी गाय कितना दूध देती है, गाय जब दूध देती है तुम्हारा तो दूध से पैसा भी आता होगा, पैसे को तुम डेयरी पे बेचते हो तो पैसा कहाँ रखते हो। और जो क्रॉफ्टर था, जो किसान था, उसके मन में बड़ा अपनापन सा आ गया, उसके मन में अपनापन सा आ गया, लेकिन वो भौंदू था, उसने बता दिया कि भाई हम अपना पैसा जो है यहाँ पर रखते हैं और ये पर्स टंगा है उसमें हमारा पैसा रखा भी है इतना इतना। उसने कहा ठीक है, वो चोर तो था ही। सुबह जब गया, जब वो अपनी गाय वगैरह का दूध वगैरह धो रहा था, उसने निकाल करके पैसा भाग गया। तो कई बार ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिंदगी में, ठीक है। ओल्ड क्रॉफ्टर द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी, उसने क्रॉफ्टर के पैसों को चुरा लिया, विच ही हैड अर्न्ड बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क, जिसको उसने अपनी गाय के दूध बेच करके कमाया था। टू सेफगार्ड क्रॉफ्टर्स मनी, टू सेफगार्ड हिमसेल्फ द पेडलर चोज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट विच वॉज सेक्लूडेड। हाँ, सेक्लूडेड। अब क्या कह रहा है कि उसने कौन सा रास्ता अपनाया, उसने सोचा कि हम अपने आप को बचाएं भी तो उसको मतलब कि पकड़ ना जाए। चोर हमेशा इस चीज की फिराक में रहता कि हम पकड़ ना जाएं। और कैसे चोरी कर रहा है, पहले लोगों को अपना बना लेता है बातें कर करके। और रात को जब वो क्रॉफ्टर के घर पे गया था तो क्रॉफ्टर को इतना अपनापन लगा उसके प्रति, क्रॉफ्टर ने उसके लिए स्पेशली खाना बनाया और हल्का भोजन उसको बना करके खिलाया, हुक्का वगैरह पिया उसके साथ, और बिल्कुल उसी का काट करके सुबह चला गया। तो कई बार ऐसा होता है। उसने कौन सा पाथ चुना? फॉरेस्ट के, मतलब कि जंगलों के द्वारा जाएगा। बट सून फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने आप को जंगल में घिरा हुआ पाया। जंगल में क्या पाया? जैसे रेड ट्रैप में चूहा फंस जाता है, वैसे जंगल में उसने अपने आप को फंसा हुआ पाया, अपने आप को फंसा हुआ पाया। ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एज he wasn't able to find the way out, soon found himself trapped in the forest as he was not able to find the way out the dense forest, यानी कि घने जंगल में उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। later on he finds a way to a forge and takes shelter there, लेकिन इसने एक किसकी तरफ, एक उद्योग टाइप का जो था, हाँ वहां पे, हाँ दे जाना, वहां पे उसने शेल्टर पाया और वहां पे चला गया। दे जाओ, यही भी पी लेंगे बड़ा बड़ा। तो उसने क्या किया कि एंड टेक शेल्टर देयर, समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, कुछ ना कुछ अनयूजुअल हुआ उसके साथ, यानी कि जो प्राय नहीं होता था। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, आयरन मास्टर को भी भ्रम हो गया। अब आयरन मास्टर को ऐसा लग रहा है कि ये जो है मेरा कोई पुराना मित्र है जो बड़ा फौजी था, वो उसको उस मित्र की तरह शकल लग रही थी, तो उसको थोड़ा लगा कि ये मेरा वही पुराना मित्र है। आयरन मास्टर ने उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया, मित्र के जैसा व्यवहार किया, ठीक है। आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, और क्या हुआ, एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस, और उसने अपने घर पर उसे इनवाइट कर दिया, और उसने उसे अपने घर पर इनवाइट कर दिया, और उसने उसे अपने घर पर इनवाइट कर दिया। क्या हुआ
कि द पुअर पेडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग कॉट। दो जो पुअर पेडलर था, जो गरीब फेरी वाला था, उसने रिजेक्ट किया ऑफर। उसने सोचा कि भाई ये अचानक से मुझे घर पे इनवाइट क्यों कर रहा है। उसने सोचा कि कहीं इसने घर पे मुझे इनवाइट कर दिया है और हो सकता है कि ये मुझे पकड़ना चाह रहा हो, कहीं वो उसने सूचना छपवा दी हो कि मेरा कोई चोरी करके भाग गया सामान। और चोर हमेशा डरा हुआ रहता है, उसको पकड़े जाने का भय हमेशा बना रहता है, इसीलिए पकड़े जाने के भय से उसने क्या किया कि जो ऑफर था उसको डिक्लाइन कर दिया, उस ऑफर को मना कर दिया उसने। इसके बाद क्या होता है, आयरन मास्टर ने डिक्लाइन कर दिया ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट। सून ही इज इनवाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर। और जल्दी ही उसको इनवाइट किया गया, किसके द्वारा, आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की जो पुत्री थी उसके द्वारा। उसने कहा अरे पिताजी के कहने पे नहीं चल रहे हो अंकल, आप मेरे कहने पर चलो, घर पे चलो। उसको भी लगा डॉटर को कि अरे मेरे पिताजी का पुराना मित्र है ये तो। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस, even after being caught that he was a peddler and not Captain Stale। वो उसको कैप्टन स्टेल समझ रहा था, कैप्टन स्टेल उसका दोस्त था, उसने समझा कि वही कैप्टन स्टेल है और जाकर के उसको बड़ा आदर सम्मान करते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं एकदम से। लेकिन सुबह जब वो कपड़े वगैरह बदलता है तो पता चल जाता है, सुबह पता चल जाता है। और रात को तो लाइटिंग में समझ में नहीं आ रहा था, भट्टी की लाइटों में रात को समझ में नहीं आ रहा था, तो रात को उसको वो समझ बैठा था, अभी उसको बड़ा आदर कर रहा है। जब उसने समझा कि कैप्टन स्टील है, जब उसको पता चला सुबह कि ये कैप्टन स्टील नहीं है बल्कि गरीब पेडलर है, तो उसको लात मार करके घर से भगाने के लिए कहता है। और लेकिन उसकी जो पुत्री है, उसकी जो लड़की है, उसकी जो लड़की है डॉटर जो है, वो उसके लिए कुछ पत्र वगैरह भेज देती है और उसको बुलाती है कुछ अवसरों पर अपने यहाँ। उसका हृदय बाद में जाकर के पसीज जाता है, अरे यार मैं चोर था लेकिन इसके बावजूद भी रात को मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया गया, यानी कि अगर मैं चोरी वगैरह छोड़ दूं तो मेरे साथ लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। और वो उस डॉक्टर के व्यवहार से, उस लड़की के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो जाता है और वो चोरी करना छोड़ देता है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने जो रुपए चुराए थे वो जा करके भिजवा दिए वापस। तो ये पार्ट जो है बड़ी इमोशनल स्टोरी है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, the next day after Christmas when the iron master and his daughter visits the church, they come to know that the man is a thief who had stolen money from the old crofter। अब देखो, उसको पहले पता चल गया था कि पेडलर है, गरीब है, लेकिन अगले दिन चर्च पे गया तो चर्च पे वो चर्चाएं चल रही थी। चर्च पे चर्चाएं, कौन सी चर्चा चल रही थी कि ऐसे ऐसे करके एक काऊ जो रखता था, मिल्क, उसका मिल्क जो था उसको बेचता था, तो उसका कोई मिल्कमैन का आकर के रुपए चुरा के ले गया, ये वो। और शक तो थोड़ा था ही, तो जाकर के पता चल गया, कंफर्म हो गया कि यही है वो चोर। अब जाकर के क्या होता है, जब कंफर्म होता है कि यही है वो चोर, तो दे कम टू नो दैट मैन इज अ थीव हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टरिंग अ थीव एंड वंडर एट व्हाट ऑल थिंग्स। पहले अभी रिपेंट नहीं किया, उसको भगाया नहीं था, अब वो कहते हैं अब तुझे आसरा नहीं देंगे, साले चोर है तू, चौकीदार चोर है। अब क्या होता है, थीव एंड wonder at what all thing he would have stolen by that time, यानी कि and wonder at what all thing he would have stolen by at that time, here comes a twist as instead of stealing the peddler gifts the iron master's daughter। अब क्या होता है कि instead of stealing, चोरी करने के बजाय आयरन मास्टर की डॉटर को क्या करता है, वो गिफ्ट देता है। और गिफ्ट में क्या देता है, एक रेड ट्रैप देता है, ठीक है। सी फाइंड्स अ लेटर ऑफ थैंक्स, और ये दे करके भाग जाता है। सी फाइंड्स अ लेटर ऑफ थैंक्स, उसमें क्या था, एक थैंक यू लेटर था, लेटर ऑफ थैंक्स एंड, और क्या था, लेटर ऑफ थैंक्स एंड द स्टोलन मनी, और चोरी की गई राशि भी थी उसमें इनसाइड द रेड ट्रैप, ठीक है ना। द पेडलर थैंक्स एडला नाम था उस लड़के का, फॉर हर काइंडनेस एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर। वो एडला को उसकी दयालुता के लिए थैंक्स बोलता है
और रिक्वेस्ट करता है पत्र में किसकी, कि उसका जो रिटर्न किया जाए, जो पैसा उसने चुराया था क्रॉफ्टर का उसको रिटर्न करवा दिया जाए। दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम विथ योर ऑन गुड डीड्स। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी कठोर हृदय हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन उसके अंदर भी अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को और गुडनेस को अवेकन किया जा सकता है, जगाया जा सकता है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। अगला बताते हैं। अगला देखो, इसको हिंदी में भी दिया है, हिंदी में देख लो। जिनको इंग्लिश के शब्द समझ में नहीं आते हैं, पूरी कहानी हिंदी में करके दी है इसको ट्रांसलेट करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में खुद पढ़ लेना, इंग्लिश में बता दी है। क्वेश्चन आंसर देखो, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, इस आइडिया से बहुत प्रसन्न क्यों हुआ, खुश क्यों हो गया। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, यानी कि उसने आयरन मास्टर उससे बड़ा काइंडली क्यों बात कर रहा था और इनवाइट क्यों किया था, उसने इनविटेशन जो था वो डिक्लाइन क्यों कर दिया था। देखो क्या है कि आंसर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सबके पास अपने अपने आंसर हैं, कुछ पढ़ रहे होगे तो आधा बगला आधा सुआ बनाने की स्थिति हम पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन लाए हैं, इनके आंसर खोज करके लर्न कर लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक में उजूल सुजूल तमाम क्वेश्चन भरे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं। अगला देखो, इंडिगो नील, ये छपी है। हाँ, इंडिगो क्या है, इंडिगो एक वॉशिंग मटेरियल है, मतलब कि कपड़ा धोने के काम आती है नील। और नील को जो उगाते थे, नील को उगाने वाले जो किसान थे, उनकी एक बड़ी लंबी कहानी है, उनके साथ में बड़ा अन्याय किया था अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने अन्याय किया, गांधी जी अंग्रेजों के अन्याय को दबाने में धीमे धीमे काम करते थे। कैसे, एकदम से क्विकली नहीं, मार कूट करके नहीं, पहले समझा करके, सत्याग्रह करके और साइलेंटली मूवमेंट करके करते थे। गांधी जी एक बड़े अच्छे पुरुष थे, लेकिन कुछ लोग, बहरहाल अपन वो चर्चा नहीं करेंगे। इंडिगो डिटेल्स numerous events in the life of Gandhiji which he witnessed in Champaran, Bihar. It was in 1916 that Gandhi was approached by a peasant Rajkumar Shukla from Champaran. गांधी जो थे वो एक पीजेंट या किसान था, पीजेंट का मतलब क्रॉफ्टर, पीजेंट मीन्स क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर मीन्स फार्मर। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला बड़ा इंप्रेस था किससे, गांधी जी से, गांधी जी से बड़ा इंप्रेस था राजकुमार शुक्ला। और वो क्या था, राजकुमार शुक्ला उससे मिला और चंपारण में, ही वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, ही वांटेड गांधी, सॉरी वो चंपारण का था, ही वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, वो चाहता था गांधी जी चंपारण को विजिट करें, एंड डू समथिंग फॉर द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स देयर, और यहाँ के किसानों की कंडीशन या स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करें। ड्यू टू हिज persistent efforts he was successful in bringing Gandhi to Champaran after a few months. On the way to Champaran from Calcutta, Gandhiji, in order to understand the problems of the sharecroppers, decided to meet a lawyer Rajendra Prasad in Patna and Professor J.B. Kripalani at Muzaffarpur. शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, शेयर का मतलब बांटना, क्रॉपर माने फसल, यानी कि फसल को एक दूसरे से बांटने वाले, यानी कि शेयर क्रॉपर्स जो होते थे, पहले जमींदारी प्रथा चलती थी। जमींदारी प्रथा में क्या होता है कि जो किसान थे उनको अपनी लगान देनी पड़ती थी अंग्रेजों को, ठीक है, इसको शेयर क्रॉपिंग कहते थे। डिसाइड, और क्या था कि ऑन द वे टू चंपारण फ्रॉम कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता से चंपारण जाने के रास्ते में गांधी जी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द शेयरक्रॉपर्स, शेयरक्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम थी उसको अंडरस्टैंड करने की, समझने के लिए डिसाइडेड टू मीट अ लॉयर, उन्होंने एक लॉयर या वकील से मिलने का डिसाइड किया। कौन था, राजेंद्र प्रसाद, इन पटना, वो पटना में, एंड प्रोफेसर J.B. कृपलानी एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में J.B. कृपलानी से, मुजफ्फरपुर में J.B. कृपलानी से। दोस्तों देखो, पटना राजधानी है बिहार की, तो इन पटना ज्यादा स्पेशल जगह है, मुजफ्फरपुर के आगे क्या है, एट लगा है, एट लगा है। बाय द टाइम गांधी जी रीच्ड चंपारण, द न्यूज ऑफ हिज मिशन हैड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वो गांधी जी उस टाइम बहुत फेमस आदमी थे, बहुत फेमस, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा ही फेमस थे।
तो पता चला लोगों को कि गांधी जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये न्यूज उनके मिशन की थी, वो जंगल की आग की तरह, विल्ड फायर की तरह एकदम फैल गई। आफ्टर रीचिंग चंपारण, गांधी जी लर्न दैट अरेवल एरियाज वर डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स owned by the Englishmen and worked by the peasants. Indigo was the main commercial crop of the area, as the landlords forced all the tenants to grow indigo on 50%, 15% of their land and surrender the entire crop as rent. यानी कि उनने क्या किया कि अब क्या होता है, इंडिगो वहां की मेन कॉमर्शियल क्रॉप थी, यानी कि जो वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाली जो फसल थी, मेन फसल थी कौन सी, इंडिगो। अब क्या है कि एज द लैंडलॉर्ड फोर्स, वो जमींदारों ने क्या फोर्स किया, फोर्स्ड लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड, अरे यार देख भी नहीं रहा मुझे तो, फोर्स ऑल द टेनेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड सरेंडर द एंटायर क्रॉप एज रेंट। यानी कि क्या कह रहा है कि लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने दबाव डाला, उनके सारे टेनेंट्स, सारे जो रूल बुक्स होती हैं उनको क्या किया जाएगा, सरेंडर द एंटायर क्रॉप्स, जो किसान होंगे उनको सारी खेती जो है रेंट पर सरेंडर करनी होगी। व्हेन द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट सिंथेटिक इंडिगो, यानी संश्लेषित नील, यानी कि सिंथेटिक इंडिगो जो बनी हुई नील होती है, मतलब कि नेचुरल नहीं होती है, हैड बीन डेवलप्ड बाय द जर्मन्स, ये जर्मनी के द्वारा डेवलप की जा रही है। दे आस्क्ड द टेनेंट्स टू पे देम compensation for releasing them from 15% agreement 15% agreement that they had signed। यानी कि अब जर्मन के द्वारा सिंथेटिक इंडिगो बनने लगी है, तो भारत की नील जो थी, नेचुरल जो इंडिगो थी, उसको अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा, तो वो क्या कह रहे हैं कि 15% लेस कर दिया जाएगा। और दिस ब्रॉट मिजरी टू द पीजेंट्स एंड दे वांटेड गांधी जी टू हेल्प देम। अब वो जो भारतीयों को उसका जो शेयर देते थे उसमें से भी कम करने, बंद करने के लिए उनको फोर्स कर रहे थे बार बार भारतीयों को। यानी कि आप समझ सकते हैं, खुद की खेती है भारतीयों की, लेकिन अंग्रेज उस पर मालिकाना हक चला रहे हैं, तो ये बड़ी बुरी हालत थी। गांधी जी फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टेड ऑल द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी ने सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ही ऑल्सो डील्ट विद द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश, उन्होंने भी ब्रिटिश के प्रतिरोध का सामना किया, पहले तो डील किया। वाइल गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द maltreatment of a peasant in a village near Motihari, Gandhi ji was ordered to return midway and was served a summons to report the court the following morning. The peasant came in huge numbers outside the court to support Gandhi ji and the officials were unable to control the crowd। पहले तो गांधी जी को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ब्रिटिश के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जब वो किसी मोतिहारी में एक किसान की समस्या को जानने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको कई सारे ऑर्डर्स आए कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, और जाकर के उनको कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर आया। तो दूसरे दिन जब वो कोर्ट गए तो उनके साथ में एक बड़ी संख्या में किसान भी गए, और जो गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए नारे लगा रहे थे। और जो ऑफिसर्स जो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनने क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्राउड माने भीड़। एज अ रिजल्ट द ट्रायल वॉज पोस्टपोन्ड एंड सो अलाउड गांधी जी टू मूव अराउंड फ्रीली। यानी कि ट्रायल वॉज पोस्टपोन्ड, यानी कि क्या हुआ कि गांधी जी को अंतोगत्वा फ्रीली, यानी कि शांति से मूव करने के लिए, स्वतंत्रता से मूव करने के लिए, आंदोलन करने के लिए अलाउ किया गया। ऑल द प्रोमिनेंट लॉयर्स इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक अराइव्ड इन चंपारण to support Gandhi ji and decided to go to jail with Gandhi ji if he was sent to jail, but Gandhi ji received a written communication that the lieutenant governor had dropped the case. This was the beginning of triumph of civil disobedience in India। यही भारत में जो था, ये सब जो कारवां चल रहा था, वो भारत में सिविल डिसोबीडियंस मानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का कारण था। क्वेश्चन आंसर देख लो, अंत में जाकर के वो कई सारे लॉयर्स को कहते हैं कि तुम इन किसानों के लिए क्या फ्री में नहीं काम कर सकते, और बहुत सारी बातें हैं जो गांधी जी
किस प्रकार से जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उन पर ब्रिटिश के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, उनकी हालत को सुधारने में गांधी जी के द्वारा बड़ा योगदान दिया गया। और जब इंटरव्यू गांधी जी का लिया जाता है तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा कुछ खास इसमें योगदान नहीं है, ये तो सब लोगों की देन है, लोगों का उत्साह है, लोगों का मोटिवेशन है। क्वेश्चन आंसर देख लो। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट? हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स? लॉयर्स को, कॉयर्स नहीं है, लॉयर्स है, लॉयर्स को बहुत ज़्यादा समझाया था कि कैसे लोगों को सुधारना है। लॉयर्स लिख देता हूँ, कुछ लोग भोंदू होते हैं। लॉयर्स, लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए आपको कैसे लड़ना है, सामने आगे आना है। व्हाई डिड गांधी जी एग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? अंतोगत्वा 25% रिफंड का जो डिसाइडमेंट हुआ उसके लिए गांधी जी कैसे रेडी हो गए थे, क्यों रेडी हो गए थे? अगला देखो, पोइट एंड पैनकेक्स है। पोइट एंड पैनकेक्स, इसको हिंदी में अनुवाद करके लाए हैं, चूंकि बढ़ता जा रहा है, इसको आप वैसे ही कर लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। पोइट एंड पैनकेक्स जो कहानी है अशोक मित्रन की एक पुस्तक है, माई ईयर्स विद बॉस, इसका एक उदाहरण है। बॉस ऐसे एस वासन थे जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो की स्थापना की थी। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे एस वासन, हिंदी में लाए हैं इसको। एस वासन थे और इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया जिससे भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। बॉस के बहुत करीबी थे सिब्बो, है ना, और उसमें स्टूडियो में कई सारे लोग काम करते थे। एक थी मोरल रियरमेंट आर्मी, MRA, ठीक है, मोरल रियरमेंट आर्मी। तो जेमिनी स्टूडियो ने 200 मजबूत मोरल रियरमेंट आर्मी की मेजबानी की थी, जिसने सबसे अधिक पेशेवर तरीके से 2 नाटक दिखाए, ठीक है। और MRA जो होते हैं 200 MRAs की मेज़बानी की थी, यानी कि उनमें मेज़बान था। एक होता है मेहमान, एक होता है मेज़बान, मानी कि खुद आयोजित करवाना, मेज़बानी करना, ठीक है। इसमें अब देखते हैं, इसके अलावा मेकअप विभाग जो होता है उसको कहते हैं पैनकेक्स। दरअसल होता क्या है, पैनकेक्स का मतलब होता है मेकअप मटेरियल होता है, उसको कहते हैं पैनकेक्स, ठीक है। अब देखो, अशोक मित्रन मिथुन स्टूडियो में अपने दिनों के बारे में बात करते हैं। वह अपने हास्य और जेंडर व्यंग के लिए जाने जाते थे। वह हमें एक मेकअप सामग्री के बारे में बताते हैं। सामग्री का ब्रांड नाम पैनकेक था, ठीक है। इस सामग्री को स्टूडियो में खरीदा इस्तेमाल किया जाता था। उन चंद अभिनेत्रियों के नाम बताती हैं, के बारे में बताते हैं, और जिन्होंने उस सामग्री का इस्तेमाल किया था उनका सुझाव है कि मेकअप विभाग एक इमारत में स्थित था जिसके बारे में माना जाता था कि वह रॉबर्ट क्लाइव की स्थिर थी। रॉबर्ट क्लाइव का उसमें योगदान था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के निवास के साथ कई इमारतें जुड़ी थीं, लेकिन यह सच नहीं था क्योंकि क्लाइव का भारत में रहना बहुत ही कम था। क्लाइव भारत में बहुत कम रहता था। क्लाइव के साथ कई सारी इमारतें जुड़ी थी, उनमें ही एक पैनकेक्स डिपार्टमेंट था जिसमें मेकअप का मटेरियल जो था वो रहता था। उसमें कई सारी एक्ट्रेस जो थी वो मेकअप करती थी वहाँ पे। इसके अलावा मेकअप विभाग को राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक और हेयर कटिंग सैलून के रूप में मेकअप रूम का विवरण देता है। वो बताता है कि मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। मेकअप रूम का विवरण देता है। पैनकेक और कई अन्य लोशन ने अभिनेताओं को बदसूरत बना दिया क्योंकि उन्हें एक फिल्म में प्रस्तुत करना आवश्यक था। कई सारे पैनकेक और कई सारे अन्य लोशन ऐसे होते हैं जो बॉडी पर लगा लो तो वो बदसूरत बनाने के लिए दरअसल किए जाते हैं ताकि उनका चेहरा जो है बदसूरत दिखे, और फिल्म में बदसूरत उनका दिखना अनिवार्य जरूरी होता था। कई सारे लोगों को परमानेंटली बदसूरत बना दिया उसने, ये चीज बता रहा है। मेकअप विभाग में एक 40 वर्षीय कार्यालय लड़का था जो स्टार अभिनेता, निर्देशक या गीत लेखक बनने का सपना देखता था। उसके सारे सपने अधूरे रह गए जिससे वह निराश हो गया। इसके लिए उन्होंने सुब्बू को दोषी ठहराया जो नंबर 2 था और बॉस का पसंदीदा था। सुब्बू नंबर 2 था लेकिन बॉस का पसंदीदा था, बॉस का फेवरेट था। सुब्बू वॉज क्लोजेस्ट टू द बॉस, है ना। हु वाज क्लोजेस्ट टू द बॉस? सुब्बू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में मतलब जो आपका प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा उसके ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। लेखक उन कवियों के बारे में बताता है जो खादी पहनते थे और मानते थे कि कम्युनिस्ट राक्षस थे। यहाँ तक कि वह कानूनी सलाहकार के बारे में भी बताता है जो कहानी विभाग का एक सदस्य था। वह विभाग में अजीब स्थिति में था और कहानी विभाग को बंद करने के साथ, देखो कोई स्टूडियो होता है तो उसमें एक स्टोरी डिपार्टमेंट होता है, कहानी विभाग, उसमें एक विभाग कौन सा होता है, मेकअप डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, स्टूडियो अलग होता है, कैमरा अलग होता है, एडिटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो अब कह रहा है कि कानूनी सलाहकार ने एक बार अपने प्रतिभाशाली अभिनेत्री के होनहार करियर के लिए अचानक अंत ला दिया था। कानूनी सलाहकार ने, जो
कानूनी सलाहकार होता है, उसने क्या किया था, एक बार अपने एक प्रतिभाशाली बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, उसके होनहार करियर के लिए अचानक अंत ला दिया था। जेमिनी स्टूडियोज ने भी 200 मजबूत मोरल रिटायरमेंट आर्मी, एमआरए का फुल फॉर्म है मोरल रिटायरमेंट आर्मी, मोरल रिटायरमेंट आर्मी, इनकी मेजबानी की, जिसने अधिक पेशेवर तरीके से 2 नाटक दिखाए। नाटकों की अच्छी सफलता मिली थी और उन्होंने तमिल नाटक पर अपनी छाप छोड़ी थी। हालांकि बाद में लेखक को पता चला कि हमारे वास्तव में कम्युनिस्ट आंदोलन था। लेखक हमें यहाँ तक की क्षमताओं और दयालु व्यक्ति के आदमी सुब्बू के बारे में भी बताता है। सुब्बू जो कि क्लोजेस्ट था किसके, बॉस के। हालांकि कार्यालय के लड़कों ने उससे जलन महसूस की और उसे साफ दिया, यानी कि कर्ज दिया। लेखक विनोद पूर्वक अंग्रेजी कवि की स्टूडियो में यात्रा के बारे में बताता है। हालांकि शाही तैयार की गई, लेकिन उनके आने का उद्देश्य आने वाले लंबे समय के लिए भी एक रहस्य था। स्टूडियो में उन्होंने पहले कवि का नाम नहीं सुना था। स्टूडियो में उन्होंने पहले कवि का नाम नहीं सुना था कि पोइट भी स्टूडियो में आ सकता है। मतलब स्टोरी डिपार्टमेंट्स, मेकअप वगैरह वहाँ पे होते हैं, वहाँ पोइट भी आ सकता है, ये कभी सुना भी नहीं था उसने। लेकिन इसके अलावा उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, कभी भी शायद चकित महसूस करता था। स्टूडियो में अशोक मित्रन का कर्तव्य कई मुद्दों पर समाचार पत्रों की कतरनों को काटना और उन्हें फाइलों में संग्रहित करना था। यानी कि अशोक मित्रन जो थे, उनका कर्तव्य क्या था कि वो स्टूडियो में जाकर कई समाचार पत्रों की कतरन यानी कि कटिंग्स जो होती थी उनको काट करके कई फाइलों में उनको संग्रहित करना या फाइलों में एकत्रित करना था। हालांकि जिसने भी उसे अखबारों को फाड़ते देखा, उसने सोचा कि उनके पास कोई काम नहीं है। यानी कि वो तो इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, फाइलों को काटने, अखबारों को काटने का, कटिंग को फाइल में रखने का, लेकिन जो उसको देखता था उन्हें लगता था इसके पास कोई काम नहीं है, फालतू में अखबारों को काटता छांटता रहता है। ठीक है, और इस प्रकार हर कोई उसके पास कुछ काम पहुंचाना चाहता था। लेखक ने द हिंदू में एक नोटिस देखा, एक ब्रिटिश समय समय पर एनकाउंटर नामक एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लेखक एक प्रविष्टि भेजने की इच्छा रखता है। एक एनकाउंटर नामक लघु कथा होनी थी, शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन था। लेखक एक प्रविष्टि भेजने की इच्छा रखता है, हालांकि वह आवधिक की स्थिति जानना चाहता था। इसके लिए वे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए। वहां उन्होंने सीखा कि आवधिक के संपादन स्टीफन स्पेंडर थे और जो कवि जेमिनी स्टूडियो में आए थे। यानी कि एक आवधिक था। आवधिक क्या होता है, जो थोड़े वो मैगजीन जो होते हैं, आवधिक जो होते हैं, उसके संपादक कौन थे, स्टीफन स्पेंडर थे। बहुत बड़े कवि थे स्टीफन स्पेंडर, जो कवि जेमिनी स्टूडियो में आए थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह एक पुस्तक जिसका शीर्षक द गॉड दैट फेल था, उसमें साम्यवाद की विफलता के बारे में, साम्यवाद क्या होता है, इसमें साम्यवाद की विफलता के बारे में 6 निबंध थे। इसमें से एक निबंध स्पेंडर द्वारा लिखा गया था। मिथुन स्टूडियो में स्पेंडर की यात्रा का रहस्य साफ हो गया था। शायद उसका कम्युनिस्ट विरोधी दृष्टिकोण से कुछ लेना देना था। वो कम्युनिस्ट विरोधी थे कई सारे लोग। और स्टूडियो के बारे में बताया। पैनकेक्स क्या होता है, स्टूडियो में मेकअप मटेरियल होता है पैनकेक्स। कई सारे लोग जो थे उनको बदसूरत बनना पड़ा उन्हीं पैनकेक्स की वजह से। और जाकर के क्या होता है कि मोरल रियरमेंट आर्मी होती है, एमआरए, और बॉस कौन थे, एसएस वासन थे, जिनका बहुत क्लोजेस्ट था कौन, सुब्बो बहुत क्लोजेस्ट था। अंत में देखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर है, इनको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। अगला देखो, एमआरए होता है मोरल रियरमेंट आर्मी। इंग्लिशमैन कौन था, स्टीवन स्पेंडर। सुब्बू कौन था, नंबर 2 एट स्टूडियो, वेरी क्लोज टू बॉस। हरेंद्रनाथ को चट्टोपाध्याय कौन थे, कवि थे। फ्रैंक बेंचमैन कौन था, अमेरिकन, और फाउंडेड द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। जोथम वैली द फॉरगॉटन फैक्टर, ये प्ले या नाटक थे प्रेजेंटेड बाय एमआरए। ठीक है। द एनकाउंटर था ब्रिटिश पेरियोडिकल, इसको कहते हैं ब्रिटिश पेरियोडिकल, स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। इसको कहते हैं आवधिक, इसको कहते हैं हिंदी में आवधिक, या वही मैगजीन टाइप की जो होती है। द इंटरव्यू देखो, अगला चैप्टर, इसका मैं चाहता हूं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से खटाक से। द इंटरव्यू, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, खटाक से ले लो स्क्रीनशॉट। मुकुंद होता है, इंटरव्यू लेता है, द हिंदू न्यूज़पेपर का था। अम्बेटो इको का इंटरव्यू लेता है, प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Bologna in Italy, who had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, इसकी जो स्टडी थी उसको सेमियोटिक्स कहते हैं। सेमियोटिक्स क्या होता है, सेमियोटिक्स जो होता है, सेमियोटिक्स एक जैसे अलग अलग तरह की जो मतलब साइंस जो होती है, अलग अलग तरह के विज्ञान होते हैं, उन्हीं में एक सेमियोटिक्स होता है। उसकी स्टडी के लिए फेमस थे। लिटरेसी, इंटरप्रिटेशंस एंड मेडिएवल
एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, और बाद में लेखक बन गए थे। और इसका इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू में धीरे धीरे उनसे बातचीत चलती है कि कैसे तुम अपने आप को बिजी रहते हो। तो वो बताता है कि अगर मैं एलिवेटर से उतर भी रहा होता हूँ, अगर मैं एलिवेटर पर अगर मैं किसी का इंतजार भी कर रहा होता तो उस समय भी मैं किसी ना किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। और इंटरव्यू के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, वी एस नैनपॉल की राय है और इनकी भी राय ली गई। इंटरव्यू कैसे मतलब लेना चाहिए, इंटरव्यू क्या होता है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस समरी को पढ़ करके जाना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। गोइंग प्लेसेज देख लो, इसको हिंदी में बता देते हैं गोइंग प्लेसेज को, ठीक है। गोइंग प्लेसेज की समरी हिंदी में, सोफी और जेंसी दो किशोर लड़कियां हैं, एडल्ट गर्ल्स हैं जो स्कूल से वापस आ रही हैं। वे दोनों एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। सोफी एक बुटीक शॉप के मालिक होने और मैरी कैंट जैसे फैशन डिजाइनर बनने की अपनी कल्पनाओं में खोई है। सोफी क्या सोचती है, बुटीक बुटीक शॉप जो बड़ी दुकान है उसकी मालिक होने और मैरी कैंट जैसे फैशन डिजाइनर बनने की अपनी कल्पनाओं, अपनी इमेजिनेशंस में खोई है, ठीक है। फॉल डाउन इन द इमेजिनेशंस। और जॉन्सी उसे बड़े सपनों नहीं देखने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है जो उसके पास नहीं है। जॉन्सी जो है जेंसी उसे कहती है कि तुम बड़े बड़े सपने मत देखा करो क्योंकि बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है बड़े सपने देखने के लिए जो कि तुम्हारे पास या अपने पास है नहीं है। इसके लिए वह जवाब देती है कोई एक अभिनेत्री या एक्ट्रेस बनेगी, बहुत कमाएगी और फिर एक बुटीक की मालिक होगी। जॉन्सी एक यथार्थवादी व्यक्ति होने के नाते उसके विचारों का समर्थन नहीं करती। घर पहुंचने पर सोफी को उस छोटे से घर में ठसाठस महसूस होता है जो चूल्हे की भाप से भरा होता है और गंदे व्यंजनों की वजह से बेकार लगता है। उसके पिता खाना खा रहे हैं, उसकी माँ रसोई में व्यस्त है। वो अपने बड़े भाई जॉब से मिलने जाती है। बड़ा भाई कौन था, जॉब, उससे मिलने जाती है जो एक प्रशिक्षु मैकेनिक है, जो एक क्या है, प्रशिक्षु मैकेनिक है। प्रशिक्षु मैकेनिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रशिक्षु मैकेनिक को कहेंगे मास्टर ट्रेनिंग मैकेनिक, ठीक है ना। और मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से की मरम्मत में व्यस्त है। जो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम बात करता है जिससे जेंसी उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कल्पना करती है और यह उसे बहुत दिलचस्प लगता है। वह उसके साथ एक रहस्य साझा करती है। कोई बुटीक में प्रसिद्ध फुटबॉलर डैनी कैसी से मिली थी। उसका भाई और उसके पिता उसे नहीं मानते, मतलब वो कहती कि बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर थी डैनी कैसी, उससे वो मिली थी, लेकिन उसके भाई और पिता वो मानते नहीं। लेकिन वह उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। वह अपने भाई को कैसी के साथ उसकी डेट के बारे में भी बताती है, डेट माने मिलना, उस डेट उसके बारे में बताती है और उसका भाई उसे विश्वास नहीं करता है लेकिन उसे उसकी कहानी पर विश्वास करने का मौका देता है। शनिवार को सोफी और उनका परिवार फुटबॉल मैच देखने जाता है क्योंकि ये सभी फुटबॉल के महान प्रशंसक है। केसी द्वारा किए गए गोल के कारण उनकी पसंदीदा टीम जीत गई, ठीक है ना। उन सभी को बहुत अधिक आनंद महसूस होता है जब सोफी द्वारा अपने छोटे भाई डेरेक के साथ घर लौटती है। जॉन्सी ने डेसी केसी से उनकी मुलाकात के पीछे की वास्तविकता के बारे में सवाल किया। सोफी घर वाले पूछते हैं वास्तव में क्यों मिली थी। सोफी अपने भाई से गुप्त रूप से बाहर जाने के कारण नाराज हो जाती है लेकिन स्थिति को संभालने की कोशिश करती है और सफल होती है। उसके बाद वह अपने नायक केसी से मिलने, अपने एक्ट्रेस केसी से मिलने के लिए एक नहर के पास एक गुप्त स्थान पर जाती है जो दिखाई नहीं देता है। वह जानती है कि सिर्फ उसकी कल्पना थी लेकिन वह अपने प्यार में इतनी खो गई थी कि वह इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। वो इतनी ज़्यादा अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी, उसे इतना ज़्यादा प्रेम था अपनी कल्पनाओं से कि वह अपनी काल्पनिक दुनिया से, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बाहर नहीं आना चाह रही है। और अंत में अपने दिल के अंत में वह अपने दिल के दुख के साथ वापस अपने घर लौटती है। लेकिन जब वह रॉयस के बुटीक में जाती है तो फिर अपने हीरो के सपने में खो जाती है। कई बार आप देखते हैं कि जो चीज़ें हम वास्तव में मिल नहीं पाती, जिन चीज़ों से हम वास्तव में दूर होते हैं, तो कई बार उनका इमेजिनेशन करते हैं, उनकी कल्पना करते हैं कि हम उनसे मिले हैं और हम उन कल्पनाओं में इतने खोए रहते हैं कि अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बाहर आना भी नहीं चाहते हैं। इसी पार्ट को बताने के लिए बेजोड़ है ये पार्ट। क्वेश्चन आंसर देख लो। विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, ठीक है, किस कंट्री के लिए खेलती थी। और डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी, क्या सच में मिली थी, इसका आंसर देना है आपको, ये कर लेना। इसके बाद अब आएंगे अपन पोइट्री सेक्शन पर। फ्लेमिंगो चैप्टर का प्रोज सेक्शन यानी गद्य खंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो आपका खत्म हो गया। पोइट्री सेक्शन देखते हैं। पोइट्री सेक्शन देखो, पहला चैप्टर है तुम्हारा माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 कमला दास ने लिखा है। अपनी माँ को छोड़ने जा रही है। कहाँ पर छोड़ने जा रही है,
अपनी माँ को छोड़ने जाती है और वहाँ अपनी माँ की एजिंग को देख करके उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और देखते देखते कि उसके चेहरे पर जो है सिकुड़न भी आने लगी है और उसको अब जाकर के ऐसा लगता है कि मेरी माँ कहीं न कहीं डेथ के करीब है और कहीं मेरी माँ मुझसे दूर ना हो जाए। ये सब विचार उसके मन में उमड़ते घुमड़ते हैं। फिर वो एक नज़र उसकी पड़ती है यानी कि स्प्रिंटिंग जो ट्रीज हैं, मतलब कि गाड़ी के साथ में चलते हुए पेड़ देखते हैं, उन पर खेलते हुए बच्चों पर, तो पॉजिटिविटी उसके मन में आती है, होप आती है उसके मन में। और ये सब चलता रहता है। अंत में विदाई होती है उसकी। वो माँ को छोड़ने नहीं जा रही है, दरअसल वो खुद जा रही है अपने, कहाँ पर जा रही है, एरोप्लेन जहाँ पर खड़ा रहता है वहां पर, ठीक है ना, हवाई अड्डे पर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन आंसर देख लो। व्हाट डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, पोइट कर लेना, एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ये होप एंड पॉजिटिविटी को सिग्निफाई करता है। आंसर इसका कर लेना, व्हाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब मूविंग, स्प्रिंटिंग मींस टू मूव। और अगली जो है ये जो है आपका, ठीक है, फर्दरमोर कैन ट्रांसफॉर्म। अब ये अगला चैप्टर है आपका। अगला चैप्टर कौन सा होता है तुम्हारा? अगला चैप्टर कौन सा होता है दोस्तों? अगला चैप्टर तुम्हारा होता है कौन सा? कीपिंग क्वाइट। पेब्लो नेरूडा ने लिखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पोइट क्लैरिफाइज दैट इज बिस शुड नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, मतलब काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट। वो कहता है कि 12 तक गिनती गिनूंगा और सब लोग शांत हो जाओ। यानी कि ये पृथ्वी जो है, ये प्रकृति जो है, इसको हम सब ने कितना ज्यादा कोलाहल से भर दिया है। हम सब अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं और हम सबको अपने आत्मावलोकन का, अपने अंदर झांकने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। और हम कभी भी इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन कभी नहीं कर पाते हैं और एकदम से तड़क भड़क में हमेशा व्यस्त ही रहते हैं। इसलिए कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि टोटली इनएक्टिव हो जाओ, ऐसा नहीं है, टोटली इनएक्टिव मत हो। द पोइट ओनली डिजायर्स टू इंटरप्ट द वायलेंट, क्रूअल एंड सैड एक्टिविटीज। वो कहता है कि ये सब चीजें बंद करनी है। कौन सी चीजें बंद करनी है? वायलेंट, हिंसा बंद करनी है, क्रूएल्टी बंद करनी है, सैड एक्टिविटीज, जो गलत गतिविधियां हैं जिनसे पृथ्वी को नुकसान होता है, पेड़ काटना, ये सब बंद करना है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट एंड लेट इंडिविजुअल्स इंट्रोस्पेक्ट देयर एक्शंस। और पीपल जो हैं, लोग जो हैं, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, आत्मावलोकन करें। देयर इज अ कनेक्शन टू व्हाट ही सेज with life rather than death. Activity is the very essence of life, whereas inactivity is a symbolic of death. यानी कि गतिविधि ना करना, inactive हो जाना, ये death का symbol है। However, for a new, improved and useful activity, a little stillness is quite important. The poet makes us of the image of earth to explain how life exists in things that seem dormant. In winter the earth becomes very silent. सर्दियों में, सॉरी, इन विंटर, विंटर के सीजन में क्या होता है कि अर्थ जो है, धरती जो है, बिकम वेरी साइलेंट एंड इट सीम्स टू बी डेड। ये लगता है कि ये बिल्कुल डेथ होने वाली है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन द अर्थ बिकम्स लिवली अगेन इन स्प्रिंग। बसंत में जाकर के फिर पृथ्वी पर जो फूल पत्ते हैं वो खिलने लगते हैं। फर्दर मोर इन स्प्रिंग द एडिक्शन। इसी प्रकार क्या कहता है, इसी प्रकार हमको भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हर समय लगे ही रहो कुछ ना कुछ करने में और एक्टिविटीज में, कुछ समय अपने आप को देना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। द एडिक्शन ऑफ फ्रेश न्यू ब्यूटीज एंड कलर्स टेक्स प्लेस इन अ सिमिलर फैशन। मैन कैन रिज्यूम हिज एक्टिविटीज इन अ बेटर मैनर आफ्टर अ लिटिल साइलेंस एंड क्वाइटनेस। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ ज्यादा कठिन भाषा नहीं लाए हैं, कोई भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, इतने सरल शब्द हैं। स्क्रीनशॉट ले लोगे, एक बार दोबारा पढ़ लोगे तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा वैसे ही, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लो। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग क्वाइटनेस विल अचीव, कीपिंग क्वाइट स्टिल हेल्प अस अचीव। और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम। कई तरह के युद्ध जो हैं मानव लड़ रहा है उनको, मतलब प्रकृति के साथ में जो युद्ध चल रहे हैं उनका जो मेंशन किया गया है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स।
अगला देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस। जो थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीजें हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता की चीजें हैं, वो हमेशा हर्ष का आभास कराती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इनकी जो लवलीनेस है, इनकी जो लवलीनेस, इनसे लोगों की मोहब्बत है, ये हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये शून्यता की ओर कभी अग्रसर नहीं होती, ये कब कुछ ना कुछ दिखाती रहती है हमेशा। बट स्टिल विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, और हमारे लिए शांति का भी आभास कराती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमको स्वीट ड्रीम्स देती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग द फोर ऑन एवरी मोरो, और सारे दुखों को वी आर ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू ब्लाइंड अस टू अर्थ, a flowery band to blind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days। यानी कि आज हमारी पृथ्वी पर किन की कमी है? नोबल नेचर्स की कमी है, नोबल लोगों की कमी है, महान लोगों की कमी है, नोबल नेचर वाले लोगों की कमी है। ऑफ ग्लूमिंग डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड कुछ ना कुछ गलत लिखा है, डार्कन वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। यानी कि कुछ जो ब्यूटी की थिंग्स होती, कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है नेचर की, वो क्या करती हैं? वो मानव को सुखी बनाए रखती हैं। कंक्लूजन बता रहा हूं, आप ये ना समझिए कि मैं जो लाइन पढ़ता जा रहा हूं इस लाइन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ठीक है ना। एंड क्या कह रहा है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी मून, मतलब कि छायादार पेड़, और फॉर सिंपल सीप, यानी कि छायादार पेड़ जो होते हैं, सिंपल सीप भेड़ों के लिए किस प्रकार से आश्रय देते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक against the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is grandeur of the dooms we have imagined for the mighty deed and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। यानी कि जो सुंदरता वाली चीजें हैं, जो नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाने वाली जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, वो चीजें क्या करती हैं कि हमेशा हमेशा वो चीजें इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती रहती हैं, और हमेशा एक इमॉर्टल फाउंटेन हमेशा पृथ्वी पर देती रहती हैं, जो ऐसा लगता है कि जो स्वर्ग से आया है, ठीक है ना। कई सारी चीजों का वर्णन किया गया है जो कि ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या हैं, क्या क्या हैं वो इसमें दिया गया है ना। द सन द मून, अभी देख नहीं रहा मुझे, सॉरी। द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो ये सब चीजें थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो सुंदरता बढ़ाने वाली चीजें हैं, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। इनका ये हमेशा किसी जॉय का आभास या अनुभव कराती हैं लोगों को, और कभी भी ये नथिंगनेस की ओर पास नहीं होती, यानी कि ये नेवर पास टू नथिंगनेस, कभी शून्यता की ओर अग्रसर नहीं होती, और हमेशा बहुत अच्छे अनुभव व्यक्ति को कराती हैं, और हमेशा हमेशा पृथ्वी पर जो है सुंदरता लाने का, सुंदरता बिखेरने का काम करती रहती हैं। चूंकि वन शॉट है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, हल्का सा एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। वन शॉट वीडियो है, मतलब उतना ही एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपकी मेमोराइजिंग हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए आपका, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन आंसर देख लो, दोनों क्वेश्चन आंसर रद्द कर लेना। सफरिंग लिखा है, सफरिंग एंड पेन, लिस्ट द थिंग्स, कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉज सफरिंग एंड पेन, यानी कि लोगों को पीड़ाएं देती हैं, कष्ट देती हैं। व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। अगला देखो, ये कौन सी है तुम्हारी अगली, जो भी है तुम्हारी चाची जेनिफर की कविता है, याद नहीं कविता का जो भी नाम है उसको देख लो। अगली जो कविता आती है, कवि स्त्री आंटी जेनिफर्स, हाँ जो कविता है तुम्हारी वो कौन सी है, अगली जो पोइम है आंट जेनिफर से रिलेटेड पोइम है, स्त्री चची जेनिफर वो है गूगल ट्रांसलेशन है दोस्तों। यानी कि आंट जेनिफर जो है उसकी आंतरिक भावना, यानी कि इंटरनल इमोशंस, यानी कुछ चीज़ों को इंग्लिश में कुछ हिंदी में वन शॉट है, लास्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग में घुस जाए, खासकर उनके दिमाग में जो बेचारे बेसहारे हैं, मर रहे हैं, बिल्कुल खत्म होने वाले हैं उनके में, ठीक है।
व्यक्त करता है। चाची यानी कि आंटी जो है वो चमकदार हरियाली के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए ऊर्जावान निडर बागों की एक आकृति के कपड़े पर कढ़ाई कर रही हैं। कपड़े पर कौन सी कढ़ाई बना रही हैं आंटी जो हैं, वो निडर रूप से चारों तरफ बाग घूम रहे हैं, ऐसी कढ़ाई बना रही हैं कपड़े पर। वह अपने पति की आज्ञा के अनुकूल जीवन जी रही हैं। वह कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करती हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, उसकी हरकतें उस पर हावी हो जाती हैं और वह अपने पति से लगातार डर कर जीती है और बार बार अपने पति से डर रही है जीते जीते। मुक्त और निडर बाघों का यह पैटर्न एक स्वतंत्र और निडर जीवन जीने की उसकी आंतरिक इच्छा को दर्शाता है। बाघ सुंदर, सुरुचिपूर्ण और उज्ज्वल हैं। बाघ जो हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और बड़े साफ साफ जो बाघ दिख रहे हैं। बाघ क्या है, बाघ किसका प्रतीक है, बाघ एकदम से मतलब कि ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जावान बाघ। और जो उन्मुक्तता से मतलब दौड़ रहे हैं, जो बाघ जो पेंटिंग जो कर रही है, अपने कसीदकारी कर रही है कपड़े पर, वो किस चीज को दर्शाता है, वो निडर जीवन और स्वतंत्र जीवन जीने की उसकी आंतरिक इच्छा, उसकी मन की इच्छा भी है कि वो आंतरिक इच्छा भी है उसकी, इंटरनल जो उसकी होप है वो ये है कि वो निडर होकर के स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए। उसके पति के जो विचार हैं वो उस पर हावी ना हो, उस पति की इच्छाएं जो हैं उस पर हावी ना हो। बाघ अब कह रहा है कि चाची जेनिफर माने आंटी जेनिफर जो हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी उंगलियां कांपने लगती हैं उन बाघों को बनाते हुए। बूढ़ी हैं लेकिन फिर भी अपने पति से डरती हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेती हैं। वह कढ़ाई करने से भी डरती हैं और अपने पति के प्रकोप से भी डरती है, मानी पति की इच्छाओं से, पति की बातों से डरती हैं। जिस दिन से उसकी शादी हुई वह अपने पति की मांगों को पूरा कर रही हैं। उसके हाथ पर शादी की अंगूठी एक निरंतर अनुस्मारक है, यानी कि यादगार याद है और मेमोराइजिंग है। जो है अपने पति की गुलाम है, कि वह अपने पति की गुलाम है, वो उस अंगूठे से पता चलता है उसको। मांगलिक विवाह के बोझ ने, मांगलिक विवाह कहते हैं अरेंज मैरिज को, अरेंज मैरिज के बोझ ने उसे थका दिया है। उसकी मृत्यु तक पीड़ा समाप्त नहीं होगी, उसकी मृत्यु के बाद भी अंगूठी उसके हाथ पर रहेगी और वह कभी भी मुक्त नहीं होगी। दूसरी ओर वह जिस बाघ को पाल रही है वह हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा। स्वतंत्रता और निर्भयता की उसकी इच्छा उसके बाघों में जीवित रहेगी। उसकी जो इच्छा है उन बाघों में तो जीवित रहेगी, लेकिन वास्तव में वो खुद स्वतंत्र नहीं हो पा रही है। आजादी, कैसे लोग आजाद होते हुए भी उनके पास मतलब कि संवैधानिक रूप से आजाद होते हुए भी कई बार लोग गुलामी की बेड़ियों में जो है बंधे रहते हैं, कई बार आजाद नहीं हो पाते हैं। उसको दर्शाने का प्रयास इस पाठ में किया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट डज द टाइगर सिंबलाइज इन द पोएम। टाइगर किसको सिंबलाइज करता है, उसकी निडरता से जीने की इच्छा को, है ना। उसकी जो इच्छा थी, द डिजायर ऑफ फ्रीडम, ये सब कर सकते हो। जो भी मतलब आंसर उसको लिखना तरीके से लिखना है, इतना समय नहीं है कि आंसर को एक्सप्लेन करें और आंसर को यहाँ लिखाएं। हाउ डू, ये सही कर लेना इसको, ये शब्द को, ठीक है। एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग द टाइगर्स एटीट्यूड्स, ये इसको कर लेना और ये लॉन्ग आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बिस्तास। ये आगे आपका हो गया, पोइट्री सेक्शन भी खत्म हो गया। बिस्तास जो है बड़ी किताब है, पूरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत लंबा होगा और बिस्तास में से आता कम है। जैसे तुम्हारा बितान में से कम आता है वैसे इसमें बिस्तास में से कम आता है, नाम भी सेम सेम है, ठीक है। तो केवल क्वेश्चन देख लो इंपॉर्टेंट, उनके आंसर्स कर लेना। पहला चैप्टर जो है तुम्हारा जिलानी जंग बहादुर का, एक रॉयल इन्फेंट होता है, धीमे धीमे करके बढ़ना चाहता है, एक ज्योतिषी उसके बारे में पहले ही बता देता है कि इसकी मृत्यु जो होगी एक शेर के द्वारा होगी, एक टाइगर के द्वारा होगी, और वो निश्चय कर लेता है कि मैं टाइगर्स को मारूंगा। 99 चीतों को मार देता है, लेकिन 100वां शेर अभी जिंदा था और एक 100वें शेर को अभी तो एक दिन जब जाता है शिकार करने, उसने कहा 100वां शेर भी मारना है। तो 100वां शेर जो है वो क्या करता है कि वो खुद नहीं मारता। दरअसल वास्तविकता में 100वां शेर वो जो था वो उसके और लोगों के द्वारा, उसके चमचों के द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन उसको लगता है उसने मार दिया। उसको लगता है अब तो मुझे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैंने तो 100 शेर भी मार लिए हैं। उसने ज्योतिषी ने कहा था कि 100वां शेर तुम्हें मारेगा। लेकिन एक दिन खिलौना लाता है अपने बच्चे के लिए, लकड़ी का खिलौना लाता है, लकड़ी का शेर लाता है, लकड़ी का टाइगर लाता है, और लकड़ी का टाइगर जो होता है उसको संभालते संभालते एक बार फांस उसकी घुस जाती है उसके हाथ में, और वो फांस उसको अंत में जाकर के मार ही देती है, उसी फांस से मर जाता है। तो कई बार ज्योतिष का क्या महत्व है, प्रिडिक्शंस का क्या महत्व है, इस चीज़ को ये पाठ दर्शाता है। उसके बाद एक पाठ आता है वो जियोलॉजिक फेनोमेनस को दर्शाता है, और उसके बाद में जो पाठ आता है
वो डेरी का पार्ट है, वो सॉरी डेरी डेरी का तो लास्ट पार्ट है, एक हना और डॉक्टर सदाओ वाला पार्ट है। तो ये सब जो है कहानियाँ थोड़ी बहुत पढ़ रखी होंगी। डॉक्टर हना और सदाओ का जो पार्ट है वो ये है कि एक व्यक्ति था जो इसका एक्सीडेंट हो गया था, हना और सदाओ के पास आया था। सदाओ और हना जो थे वो एक दूसरे से अमेरिका में मिले थे, एक दूसरे से जहाँ पे वो मेडिकल की और सर्जरी की एजुकेशन ले रहे थे, और जाकर के उस व्यक्ति को किस प्रकार से सर्व करती है और इस व्यक्ति को बिल्कुल एकदम से ठीक कर देते हैं वो लोग, उसकी कहानी है। डेरी जो होता है वो एकदम से डेरी की कहानी है। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से लोग कई बार बदसूरत दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में खुश कैसे रहा जाए, इसको बताया गया है। लेकिन लंबी लंबी कहानियां हैं बितान की, बिस्तास की भी, आता कम है। कोई इसमें से खास ऐसा नहीं आना है कि 2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार खटाखट से जल्दी से। अगला देखो, एक्सट्रैक्ट देख लो, इसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। एक एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस करवा देते हैं दोस्तों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of scolding, especially because I am Hemal had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, यानी कि मौसम वार्म था, ब्राइट था, और उसको डर लग रहा था पार्टिसिपल्स ना पूछ दिए जाएं। पूरा चैप्टर बता दिया है। Whom does I refer? I क्या है यहाँ पर? I क्या है? फ्रेंच, कौन था फ्रेंच? ऑथर ऑफ द चैप्टर। वाई वाज फ्रेंच अफ्रेड? फ्रेंच क्यों अफ्रेड था? फ्रेंच वाज अफ्रेड बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स, एंड उसके जो टीचर थे, एंड हिज टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। ठीक है। वॉट मेड फ्रेंच थिंक अबाउट स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स फॉर द मोमेंट? किसने बिकॉज सॉरी यहाँ पे किस चीज ने उसको स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यानी कि घर से बाहर रहने के लिए, मोमेंट्स बिताने के लिए उसको किस चीज ने लालायित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसम कैसा था? ब्राइट एंड वार्म। ब्राइट एंड वार्म क्या था? मौसम ब्राइट एंड वार्म था। द ब्राइट एंड वार्म डे, द ब्राइट एंड वार्म डे मेड फ्रेंच थिंक अबाउट, पूरा कर दोगे। वॉट इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन व्हाट इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स डिसिप्लिन। इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। इसके बाद नेम द लेसन, नेम द लेसन तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसको कमेंट में बताओगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करोगे डिसिप्लिन का मीन्स क्या है। ठीक है। नेम द लेसन, लेसन का नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा? द लास्ट लेसन। एक और क्वेश्चन, द पोइट का नाम पूछ लिया जाए। ठीक है। तो नेम द लेसन क्या हो गया तुम्हारा? द लास्ट लेसन हो गया। और एक और काम है तुम्हारा होमवर्क के लिए, पोइट, नेम द पोइट। इसका भी कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहीं से हो गए कमेंट करने के लिए, और 5 क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएंगे आपको, कमेंट करने हैं जिनके जवाब। ठीक है। होमवर्क दिया जा रहा है, उसको कमेंट करना पूरा वीडियो देखने के बाद में। ठीक है। वो ग्रामर के होंगे। तो समझ गए ना? अगला देखो, a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. How does a thing of beauty give us एवरलास्टिंग जॉय? यानी कि इनमें ऑप्शन आते हैं लेकिन अपन ऑप्शन दे नहीं रहे हैं, सीधे सीधे समझो क्या है। इंक्रीज इन लवलीनेस 3 आएंगे। विच वन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीज ऑफ नेचर which the poet has given in the lines, क्या है? a shady place, or the expression pass into nothingness implies कर लेना, implies that beautiful things कैसी होती हैं? never fade away। ठीक है ना? never fade away, कभी उनकी चमक जो है वो जाती नहीं है। फेड अवे का मतलब सीधे सीधे चमक नहीं होगा, यानी कि उनकी जो प्रभाव है वो समाप्त नहीं होता है। नेवर फेड अवे। कुछ फ्रेज हैं जिनको एज इट इज हिंदी में सीधा सीधा रूपांतर करना कई बार कठिन होता है। ठीक है। इनको इंग्लिश में ही समझ सकते हैं। अगला देखो, ग्रामर की प्रैक्टिस, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन सोनी। रानी इज more beautiful than Sony.
टुडेज, हॉट टेस्ट लगा है तो दा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों। ही डेड ऑफ मलेरिया, ही डेड ऑफ लगेगा यहाँ पे, फ्रॉम नहीं लगता। स्पेशल यहाँ पे एक बीमारी का चित्रण किया गया। देयर इज नॉट एनी, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में एनी हमेशा। मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन, ये सी से मतलब नहीं है। आ से अंगा तक की जो उच्चारण होता है उसके लिए क्या लगता है, एन लगता है, लेकिन ये यू या आ रहा है। हिंदी का वर्णमाला देखा जाता है। रमन इज अ ब्रेव बॉय, यू किल्ड अ स्नैक विथ स्टिक। दोस्तों जब छोटी चीजों से, छोटे उपकरणों का वर्णन किया जाए वहां पे विथ, और जहां पे बड़ी बड़ी चीजों, बड़े बड़े उपकरणों, बड़े बड़े यंत्रों की बात की जाए वहां पे बाय। आई हैव मैनी, यहाँ की मैनी बुक्स को काउंट किया जा सकता है इसलिए मैनी। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ही हैज नो शूज इन आएगा यहाँ पे, इन हिज फीट। ही इज गुड एट इंग्लिश। सब्जेक्ट स्पेशल का यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशल को दिखाया गया तो एट आ जाएगा। राधा इज सिटिंग बिटवीन कान्हा एंड रामा। बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अमंग, एक दो ही होते तो दो का नाम होता तो बिटवीन। वी आर गोइंग टू प्ले, यार यहाँ पे टू प्ले आएगा, ठीक है। आई वॉज, ये मतलब किस सेंस से समझ सकते हो। आई वॉज यूज्ड टू किसी आदत को दर्शाया गया यहाँ पे, इसलिए यूज्ड टू। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार खटाखट से, लाइक और शेयर ठोक दो दबा करके। अगला देखो, डू एज डायरेक्टेड। अभिषेक सट द डूर, क्या करोगे। अभिषेक डिड नॉट शट द डूर। डू द वर्क चेंज इन टू पैसिव, लेट द वर्क बी डन। एकदम से खटाखट, लेट द वर्क बी डन। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग अ रेड कैप, कॉम्बाइंड यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। हु लगा करके यहां पे कर दो, द बॉय हु इज बियरिंग अ रेड कैप, ठीक है। इज माई ब्रदर पूरे रूल्स बताने बैठ जाएंगे तो भैया शाम से सुबह हो जाएगी और पेपर का समय निकल जाएगा। राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, सी वॉज इल, दोनों सेंटेंस को क्या करना है, बिकॉज से कनेक्ट करना है। या आ सकता है मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। क्या कर दोगे दोस्तों, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, कुछ नहीं करना एकदम से, बिकॉज सी वॉज इल। हट जाओ सामने से, हट जाओ एकदम से, ले लो स्क्रीनशॉट खटाक से। ही स्लीप्स फॉर 5 आवर्स, आर्स कर लो इसको, हावर नहीं पढ़ते इसको, आर पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, और, ठीक। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह अनलेस लिखना है, यानी कि इसमें सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं, भावार्थ ना बदल जाए, ठीक है। अनलेस कर दो, इफ की है अनलेस, इफ माने यदि, और अनलेस माने यदि नहीं, अनलेस दे, तो डू नॉट तो हट ही जाएगा, अनलेस दे, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो नहीं करेंगे, यहां तो अगर वे करेंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, नहीं करेंगे तो पनिश किया जाएगा, दे विल बी पनिश्ड, यानी नहीं करेंगे तो पनिश किया ही जाएगा। भावार्थ देखा जाता है। मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी इज बीइंग टॉट
बाय मिस्टर गुप्ता। सॉरी यार, गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया, इज बीइंग टॉट नहीं आएगा। मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, तो इसका क्या बनेगा? अबे यार लिखा क्या है मुझे, मिस्टर गुप्ता टेरेक्स हिंदी लिख के ये शायद स्लाइड बनाते समय गलती हुई, तब तक ये देखते हैं, इसके बाद इस पर विचार करेंगे। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, यहाँ सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करना है। ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर दैट दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही कैन नॉट पे हिज फीस। इनको एकदम से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले दो, ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे के देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है। ही स्लीप्स फॉर 5 आवर्स, ही स्लीप्स फॉर 5 आवर्स, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना था, इसको करवाया नहीं है शायद। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, he has been sleeping for 5 hours। मिस्टर गुप्ता टेरेक्स हिंदी, ये क्या बनेगा यार, ये समझ में नहीं आ रहा, इसको कंसीडर कर लो। मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी लिखा है, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, सॉरी, अरे प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी ये लिखा है, इसका क्या बनाना है अपने को? पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये भी तुम्हारे लिए तीसरा होमवर्क हो गया, ये क्या हो गया? थर्ड होमवर्क हो गया। 2 होमवर्क पहले दे चुके हैं, थर्ड ये हो गया, और 5 लास्ट में दिए जाएंगे, इसलिए 8 होमवर्क हैं। कमेंट जरूर करना है, अगर पूरा वीडियो देखा है तो, ठीक है, इसको कमेंट करके उत्तर आपको जरूर देना है। मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी बहुत सिंपल है, इससे सिंपल नहीं आता, लेकिन एमपी बोर्ड घटिया बोर्ड है, इसमें सिंपल ही पूछा जाता है हमेशा, इसमें हमेशा सिंपल ही पूछा जाता है एमपी बोर्ड में, क्योंकि बहुत सारी चीजें एकदम से सिंपल पूछी जाती हैं एमपी बोर्ड में। तो एमपी बोर्ड में ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, इसको पैसिव वॉइस बना करके लिखना है। सरल से क्वेश्चन ही होमवर्क में आपको दे रहे हैं, सरल से क्वेश्चन ही होमवर्क में दे रहे हैं एकदम से, ठीक है। इंपोर्टेंट राइटअप्स देख लो, ये कर लेना, इसके बाद इंपोर्टेंट लेटर्स देख लो, ये कर लेना, इसके बाद इंपोर्टेंट नोटिस ये कर लेना, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट इंपोर्टेंट ये कर लेना, टू सेल हाउस होल्ड गुड्स, टू लेट 2 BHK फ्लैट और रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड ऑफिस वर्कर। और होमवर्क में देखो 1 2 3 4 ये हैं होमवर्क में, और 3 पहले दे चुके हैं, 5 होमवर्क करके लाने हैं तुमको, 3 4 3 7 क्वेश्चन होमवर्क में हैं। 7 क्वेश्चन जो भी 7 होमवर्क में दिए हैं उनको नोट डाउन कर लो, और उनको 101% आप करके लाओगे। कितने सिंपल होमवर्क दिए हैं आपको, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है ना, ऐसे ऐसे होमवर्क दिए मतलब, लेकिन कमेंट जरूर करना है दोस्तों, कमेंट जरूर करना है, ये भी करना है, beauty.c/beauty/is/but टू टच नॉट टू, इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल बनाना है। आई एम डॉट सर्चिंग द पीस, फिल एनी सिग्निफिकेंट वर्ड, इसमें एक सार्थक सा एक ऐसा वर्ड इसमें लगाना है जिससे ये वाक्य पूरा बड़ा मीनिंगफुल बन जाए। इसके बाद आई वॉज डॉट कम बिटवीन 9 to 9:15, और हर फादर बीट हिम फॉर, अबाउट टू लगेगा या टू लगेगा इसमें, हर फादर बीट हिम बिफोर माई गेट, रीराइट द वर्ड दैट हैज बीन टेकन बाई मिस्टेक, इसमें कौन सा वर्ड जो है मिस्टेक से या गलती से ले लिया गया है, हर फादर बीट हिम बिफोर माई गेट, यानी कि इसमें राइट द वर्ड, उस शब्द को लिखना है जो मिस्टेक से या गलती से ले लिया गया है, जो लेना नहीं चाहिए था, गलत था, गलती से ले लिया, उस वर्ड को लिखना है। तो 7 तुम्हारे होमवर्क हैं, इनको जरूर से जरूर आपको कमेंट करना है, जिसके सारे सही होंगे उसके कमेंट को हमारे चैनल के द्वारा पिन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये करने में ये थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन देखते हैं क्या कर पाओगे कि नहीं, ये वाला करना ढंग से। और सारे के सारे क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए वो भी सिंपल हैं, और
होमवर्क मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, ऐसे होमवर्क दिए हैं। इसके बाद बहरहाल ये लेक्चर आपका यहीं पर खत्म होता है और आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिजिक्स में एक बार ताबड़तोड़ तरीके से आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे फिजिक्स में, और ऐसे क्वेश्चन एकदम से गर्दा उड़ा देने वाले, आग लगा देने वाले क्वेश्चन आएंगे और पेपर में आप एकदम से ज्वाला जला के आओगे और लॉ आपकी जलती रहेगी, एकदम से आग लगा देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।